नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर बिल्कुल गहराई से समझ सके और उन्हें एनसीईआरटी में किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लौटते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। आज हमें रिवीजन करना है अध्याय नंबर 9 का, क्योंकि बिल्कुल लाइन टू लाइन में इस अध्याय को पढ़ चुके। यदि आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, डिटेल की भी आपको क्या है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ प्रत्येक अध्याय आपको लाइन टू लाइन बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ है। और यदि आपको जल्दी देखना है तो भी आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा फाइनल रिवीजन बैच सामाजिक भाग 1, क्योंकि 2 बुक है ना आपकी, एक भाग 1 का रिवीजन बैच मिलेगा आपको, एक भाग 2 का। तो वहां से आप पढ़ सकते हो कंप्लीट रिवीजन बैच। आज हम लेसन नंबर 9 का रिवीजन करेंगे, जो है आपका सरकार से शासित तक, मतलब सरकार के प्रकार। मेनली इस लेसन में किस पे फोकस किया गया है, वो फोकस किया गया आपका सरकार के प्रकार पर भी, कि सरकार कितने प्रकार की हो सकती है और सरकार को हम किस प्रकार से चुन सकते हैं। चीजें क्लियर? जब आप लेसन पढ़ेंगे धीरे धीरे सारी चीजें आपको समझ में आती चलेंगी। जहां चीज समझ में ना आए वहां आप कमेंट कर देना। बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि आपको कोई ऐसा पॉइंट ना आए जहां पे कोई भी चीज समझ में ना आए भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपकी शुरुआत की गई है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की कुछ 3 लाइनों से भी। तो कौटिल्य ने क्या बताया है? कौटिल्य ने बताया है आपका कि एक राजा के कितने कर्तव्य होते हैं भी। इसने कहा कि 3 कर्तव्य बताए गए हैं एक राजा के भी। आप कहेंगे सर वो 3 कर्तव्य कौन-कौन से हैं? वो है आपका, एक तो रक्षा करना, एक पालन करना और एक योगक्षेम करना। और तीनों का आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या इसमें भी। रक्षा किसकी करनी है? अपने राज्य की रक्षा करनी है बाहरी दुश्मनों से। आप कहेंगे सर रक्षा हमारे समझ में आ गया अभी। तीसरा पालन भी। पालन का मतलब कि राज्य में एक व्यवस्था आपको बनानी है, मतलब नियम बनाने की, इसके हिसाब से हम राज्य करेंगे, इस प्रकार से व्यापार होगा, इस प्रकार से टैक्स लगेंगे, इस प्रकार से लोग रहेंगे भी। तो आपने नियम बना दिए, उन नियमों का क्या है पालन करवाना है। एक नियम लगा लो चाहे व्यवस्था बना लो, उस कानून व्यवस्था के अनुसार क्या है लोग रहेंगे, उनका पालन करवाना है भी। आप कहेंगे सर पालन भी समझ में आ गया। पालन किसका? जो राजा ने नियम बनाए कि किस प्रकार से हमारा राज्य चलेगा भी। और तीसरा है योगक्षेम। योगक्षेम का मतलब होता है आपका जनता के हितों की रक्षा करना भी, जनता के भले के लिए काम करना भी। ठीक है? तो कि जनता का आपका अत्याचार न करें, जनता के भले के लिए काम करे भी। क्लियर है बात? तीनों चीज समझ में आ गई। कई बार एग्जामिनर यहीं से पूछ सकता है कि जो आपका कौटिल्य है उसने एक शासक के 3 कर्तव्य कौन से बताए हैं? तो आप कहेंगे सर रक्षा बताया, पालन बताया है, योगक्षेम भी। ठीक है? जनता के हितों की रक्षा करना मतलब जनता के जो अधिकार है ना उनकी रक्षा करना भी। चलिए भी, अब हमारा पाठ स्टार्ट होता है यहाँ से भी। सरकार क्या है, इसके क्या कार्य है भी। तो कक्षा 6 में हमने जाना कि सरकार क्या होती है, इसकी कुछ भूमिकाओं का भी अध्ययन किया। ये आपकी कक्षा 6 की बात रिवीजन करें अभी फिलहाल हम भी। तो हमने सरकार क्या है, सरकार वो होती है जो आपका शासन करती है भी, जो नियम बनाती है। हमने एक शॉर्ट में पढ़ा था कि जो समूह या व्यक्ति शासन करते हैं ना, तो वो क्या कहलाते हैं आपके? सरकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सरकार कहलाते हैं। अब सरकार के कार्य क्या है? ये कार्य हम कक्षा 6 में अच्छी तरह से पढ़ चुके थे भी। समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना। सरकार के क्या काम आपको ही पता होगा। लोगों के लिए शांति, स्थायित्व एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना, अन्य देशों के साथ संबंधों का संचालन करना। ये सिर्फ आपको पढ़ने हैं भी, याद कर लेना 2-4 आपको। और ऑलरेडी आपको ये तो पता भी होंगे कि सरकार के क्या क्या काम होते हैं भी। राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना, जो आपको आवश्यक वस्तुएँ हैं उनका आपके लिए प्रबंध करवाना, जैसे सड़कें हैं, रेलवे हैं, स्कूल है, हॉस्पिटल, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, पीने के पानी का प्रबंध करना, ये सारी किसकी ज़िम्मेवारी है? सरकार की ज़िम्मेवारी है। अर्थव्यवस्था और आर्थिक गतिविधियों का प्रबंध करना, लोगों के कल्याण एवं उनके जीवन को उन्नत बनाए रखने के लिए कार्य करना भी। मतलब लोगों के मेन कर्तव्य है सरकार का कि लोगों का विकास करना है, लोगों का जो जीवन स्तर है ना, वो सुधारना है भी। वो किस प्रकार से देगा? जब उनको लगातार उनकी सुविधाएं बढ़ती जाएंगी भी। तो इस प्रकार क्या सरकार का मेन काम है? लोगों के जीवन स्तर को सुधारना भी। तो ये आपने सरकार के काम पढ़े और ये काम आपका रिवीजन है कक्षा 6 का, जो हम पिछली कक्षा में पढ़ के आ चुके भी। ठीक है भी। तो ये चित्र आपको याद है क्या?
कि ये क्या-क्या कार्य हैं भी, चित्रों के माध्यम से आपको सरकार के कार्य पता चलेंगे भी। ठीक है, ये देखिए आपका रेलवे लाइन है, ये रोड बना रहे हैं, ये रक्षा करना है आपका, ये स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो रही है, ये आपका ट्रैफिक के नियमों का पालन हो रहा है, ये आपकी भूकंप वगैरह कोई आ रहा है, उसमें लोगों की सहायता कर रहे हैं, ये शिक्षा का प्रबंध करवाना, ठीक है, ये आपको संसद का फ़ोटो है आपका, संसद का फ़ोटो मतलब कि वहाँ से आपके कानून बनाए जाएँगे, ठीक है, कानून का निर्माण करना, ये आपका क्या है, वोट डाल रहे हैं और ये आपका पोस्ट मास्टर, ये सब क्या सारे क्या है, सरकार के कार्य है और इनके द्वारा क्या आप तक सुविधाएं दी जा रही है, आपके जीवन को सुधारने का प्रयत्न किया जा रहा है। आप कहेंगे सर सरकार के काम तो हमें समझ में आ गए, अब हम बात करते हैं कि सरकार किस प्रकार की होती है। कक्षा 6 में सीखा कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार है। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब कि लोग अपनी सरकार खुद चुनते हैं, लोगों का तंत्र है, लोग अपनी सरकार स्वयं चुनते हैं भी, वोट डालकर, वो आपकी लोकतांत्रिक सरकार है। भारत की बात कर रहा हूँ फिलहाल भी। भारत में सरकार कैसे बनती है कि लोग वोट डालकर अपनी सरकार को चुनते हैं, इस प्रकार की सरकार को बोला गया आपका लोकतांत्रिक सरकार। भारत की तरह अनेक अन्य देशों में लोकतांत्रिक सरकार है, जबकि कुछ देशों में अन्य प्रकार की सरकारें, सभी लोकतांत्रिक सरकारें एक जैसी नहीं होती। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट समझने होंगे भी। एक तो क्या कि ये कहता है कि भारत के में कुछ अन्य देशों में भी क्या लोकतांत्रिक सरकार है भी। आप कहेंगे सर सही है, भारत के साथ-साथ अन्य देशों में भी लोकतांत्रिक सरकार, बिल्कुल सही। और जबकि कुछ देशों में लोकतांत्रिक है नहीं, ये कहता है कि कुछ देशों में तो क्या है अ, लोकतांत्रिक है, ठीक है? और कुछ देशों में नहीं है। एक पहली बात, ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात कही है कि मान लेते हैं ए में भी और बी में भी और सी में भी लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन उनमें भी एक जैसी सरकार नहीं, मतलब लोकतंत्र के भी अलग-अलग प्रकार हैं। हम क्या है, अलग-अलग प्रकार पढ़ेंगे भी। इस अध्याय में हम सरकारों के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करेंगे, उनके बीच के अंतर को जानेंगे और समझेंगे कि वे किस प्रकार कार्य करती है। 3 चीज़ हमें इन्हें पढ़नी है भी। विभिन्न सरकार के प्रकार हमें पढ़ने हैं, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं और किस प्रकार का उनमें अंतर है, ये चीज़ हम पढ़ेंगे भी। यहाँ पे समझ में आ गया? पहले लोकतंत्र और अलोकतांत्रिक, मतलब जहाँ लोकतंत्र नहीं है भी। फिर हम बात करेंगे जहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में भी विभिन्नताएँ पाई जाती, ये चीज़ हमें पढ़नी। क्या ये आपको बात समझ में आ गई? क्योंकि यहीं से आपका पाठ स्टार्ट होगा अभी। सर लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक, जहाँ लोकतंत्र नहीं है। और फिर जब लोकतंत्र में भी आएँगे ना, तो उनमें भी क्या है, विभिन्नताएँ पाएँगी, अलग-अलग प्रकार से सरकारों को चुना जाता है, वो चीज़ हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। सर बिल्कुल क्लियर, हमें समझ में आ गया, क्या पढ़ना हमें आगे, क्या नहीं पढ़ना अभी। लोकतंत्र क्या है अभी? कक्षा 6 में हमने पढ़ा था, लोकतंत्र का सबसे अच्छी तरह जनता के शासन के रूप में समझा जा सकता है। इसका अर्थ है लोकतंत्र का क्या मतलब है? अब मैंने अभी बताया था कि लोकतंत्र में जो सरकार है ना, वो कौन चुनते हैं? वो जनता चुनती है, वोट डालकर, मतदान करके भी, ठीक है? अब कहता है कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोकतंत्र का सबसे अच्छी तरह जनता के शासन के रूप में समझा जा सकता है अभी। अगर लोकतंत्र को कहें तो मतलब वो देश जिसमें जनता शासन करती हो। क्या करती हो? जनता शासन करती हो, वो क्या है? लोकतंत्र है। और क्या बोल सकते हैं हम? इसका अर्थ यह है कि लोकतंत्र में शक्ति और सत्ता का स्रोत देश की जनता होती है भी। मतलब कि लोकतंत्र में शक्ति और सत्ता, सत्ता क्या होता है? शासन का स्रोत कौन है? देश की जनता। मतलब ये फैसला कौन करेगी कि शासन कौन करेगा? वो आपका जनता करेगी। जनता किसी व्यक्ति को, समूह को वोट डाल के चुनेगी, मतलब वो शक्ति दे रही है उस व्यक्ति को कि आप शासन कीजिए। लोकतंत्र का मतलब समझ में आया? कठिन शब्द है थोड़े से, लेकिन मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ भी। ये एक देश है भी, ये आपके 5 आदमी, ये 10 मान लीजिए, ये इस देश के आदमी हैं, ठीक है? मान लेते हैं इतना ही छोटा-सा देश है, इसमें यही आदमी है। अब ये बताइए, यहाँ लोकतंत्र है, क्या है? लोकतंत्र। इनमें से कोई एक राजा बनना चाहता है अभी, ठीक है? आप कहेंगे सर राजा बनते तो राजा के पास तो शक्ति आ जाएगी, सरकार के पास जो सरकार बन जाएगा वो, उसके पास शक्ति आ जाएगी, वो शासक बन जाएगा। क्या करेंगे? ये वोट डालेंगे भी, क्या डालेंगे? वोट डालेंगे और मान लेते हैं इसने ए को चुन लिया, क्या चुन लिया? ए को, और ए बन गया यहाँ का प्रधानमंत्री। तो अब ये बता दीजिए ए को शक्ति कहाँ से मिली? ए को सरकार किसने बनाया? आप कहेंगे सर इन लोगों ने ही तो बनाया है। इन लोगों ने ही तो बनाया है। तो यही बात तो ये कह रहा है कि अर्थ है कि लोकतंत्र में शक्ति और सत्ता का स्रोत, स्रोत मतलब जिससे हमें वो चीज़ प्राप्त होती है, देश की जनता होती है। आइए इस विद्यालय के एक उदाहरण से समझते हैं, मैंने आपको समझा दिया है अभी।
आपको आ गई बात समझ में? हाँ सर, हमें समझ में आ गई। क्लियर है बात? ठीक है भी। और ये क्या कह रहा है कि स्कूल में ना ग्रुप बनाने हैं भी। एक मैं स्कूल वाला बता देता हूँ, ये कह रहे हैं कि स्कूल में क्या करना है, एक समिति बनानी है भी। समिति क्या करेगी, ध्यान रखेगी किस प्रकार से स्कूल की एक्टिविटी होती है, किस प्रकार से खेल होने हैं, किस प्रकार से सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं, ठीक है? और एक क्लास से कुछ बच्चों को चुनना है भी, पूरे स्कूल से क्या है, कुछ बच्चों को चुनना है। तो उन्होंने क्या फैसला लिया कि बच्चों में कन्फ्यूजन हो गया कि समिति में किसको लें, किसको नहीं, थोड़ा-सा उसमें क्या हो गया, मतभेद हो गया अभी। तो उन्होंने क्या किया कि 3 निकाले अभी। एक तो ये कर दिया कि विद्यालय में सभी समिति का हिस्सा बन सकते हैं और दायित्व निभा सकते हैं कि सभी लोग, सारे के सारे जो छात्र हैं ना, वो क्या बन जाए, उस समिति के सदस्य बन जाएँ। आप कहेंगे सर ठीक है। प्रधानाध्यापिका स्वयं विद्यार्थियों का चयन समिति के लिए कर सकती है। जो आपकी मुख्य अध्यापिका है, वो क्या स्वयं चुन ले कि समिति में ये बच्चे रहेंगे भी। विद्यार्थी मतदान के आधार पर प्रतिनिधि का चयन कर सकते हैं भी। तो इसने कहा कि तीसरा उपाय ये है कि जो विद्यार्थी है ना, वो चुनाव करे भी कि कौन-कौन आपका उसका समिति का हिस्सा होगा। मतलब वो वोट डालेंगे अपनी क्लास से और वो क्या करेंगे, किसी एक विद्यार्थी का चयन करेंगे और वो चयन किया हुआ विद्यार्थी उस समिति में शामिल होगा। आपको समझ में आपको फिर समझाता हूँ मैं इसका उदाहरण, क्योंकि उदाहरण जब तक नहीं आएगा ना, तब तक आपको बात समझ में नहीं आएगी भी, क्योंकि आगे इसका ज़िक्र आएगा भी। ये आपका स्कूल है, मान लेते हैं कि एक समिति बनानी है बच्चों की भी, जो आपका डिसीज़न ले सके कि किस प्रकार से खेल होंगे, किस प्रकार से सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। एक तो कह रहा है कि सारे के सारे बच्चे उस समिति में शामिल हो जाएँ भी। अगर सारे के सारे बच्चे उस समिति में शामिल हो गए ना, तो कोई भी निर्णय लेना है, तो सभी बच्चों में सहमति नहीं बनेगी भी। बहुत सारे लोग हो जाते हैं ना, तो उसमें सहमति नहीं बनती भी। कोई कुछ बात कहेगा, कोई कुछ बात कहेगा, तो जितने कम मेंबर होंगे उतनी सहमति होने के ज़्यादा चांस रहेंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही, तो पहले वाला ऑप्शन हमने छाँट दिया अभी। दूसरा, प्रधानाध्यापिका स्वयं विद्यार्थियों का चयन करके समिति के लिए कर सकती है भी। अब प्रिंसिपल मैडम है, वो जाएगी क्लास से, कहेगी कि आप, एक है बंदा ये हो गया इस क्लास से, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इस प्रकार से हो गया। तो उसने अपनी मर्ज़ी से चुन लिए भी। तो इसने कहा कि यदि वो अपनी मर्ज़ी से चुनेगी, तो क्या होगा कि जो आपके विद्यार्थी है ना, तो उसकी एक तो मनमर्ज़ी के हो जाएँगे, और जिसे विद्यार्थी देखना चाहते हैं कि जो उनकी बात रखें, ठीक है? मान लेते हैं कि इस क्लास में से ये विद्यार्थी सारे आपके 3, 4, 5, 6 मान लिए भी, ठीक है? ये मैडम का फ़ेवरेट है, ये विद्यार्थी, तो मैडम तो इसको ले जाएगी कि आप समिति में आ जाओ, और ये बच्चे इसको पसंद नहीं करते पाँचों के पाँचों, तो ये तो बात गलत हो गई। अब ये क्या करेगा, मैडम की बात मानेगा और इन लोगों की जो बात होगी उसके अनुसार तो बात ही नहीं करेगा, तो आपका दूसरा भी ये कैंसल भी। अब तीसरा है, विद्यार्थी मतदान के आधार पर अपने प्रतिनिधि का चयन करे। तो उन्होंने क्या कर दिया, अपने मतदान के आधार पे भी। ये आपके 6 थे ना, एक क्लास हम यहाँ पे मान लेते हैं, ये 6 स्टूडेंट थे या फिर 9 मान जितने भी क्लास थे, तो इसमें ये बताएंगे कि जिस बच्चे की तरफ अलग-अलग नाम लिया जाएंगे कि रमेश को बना दें, तो क्या पता कितने बच्चे चाहते हैं रमेश को बना दें, तो वो हाथ ऊपर करेंगे भी, ठीक है? या फिर कह देगा रमेश और सुरेश है, रमेश को बनाने जो चाहते हैं वो इस साइड आ जाइए, और जो सुरेश को बनाना चाहते हैं वो इस साइड आ जाइए भी, ठीक है? तो जिसकी तरफ ज़्यादा बच्चे होंगे उसी को प्रतिनिधि चुन लिया जाएगा और वही समिति में शामिल हो जाएगा। आगे बात समझें, तो मतदान का तरीका सबसे बेस्ट है भी। ये आपका एग्ज़ाम्पल में बताया गया था, लेकिन वही आ जाइए सरकार को भी। ठीक है, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या है? आप कहेंगे लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत जनता है, और जनता ही क्या है, आपकी सरकार बनाती है। ये आपको वही बताया कि पहला तरीका है ना, तो आपका इस प्रकार से नहीं होगा अभी। विद्यार्थी समिति की प्रत्येक कक्षा से प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। प्रतिनिधियों के चयन और समिति के गठन की यह प्रक्रिया ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। तो इसी प्रकार देश में होता है अभी। प्रत्येक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है अभी, ठीक है? और वो क्या है, मिलकर आपकी सरकार बनाते, समिति बनाते। अब हम डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है? अब हमें संसद के, सरकार के कार्य भी।
आरंभ में हमने चर्चा की थी, सरकार हमारे जीवन में अनेक दायित्वों का निर्वहन करती है कि उसके बहुत से ऐसे कर्तव्य हैं जिनका पालन सरकार करती है हमारे जीवन के अनुसार भी। उसी प्रकार विद्यालय में विद्यार्थी समिति के विभिन्न दायित्व होते हैं। उसी प्रकार जो विद्यालय की जो समिति होती है ना, तो उसके भी विभिन्न दायित्व भी। समिति की ओर ध्यान न दिए, आप ध्यान रखिए सरकार की तरफ भी, ठीक है। जिस प्रकार सरकार आवश्यक नियम बनाती है, उनका क्रियान्वयन करती है और यह सुनिश्चित करती है कि सभी लोग इन नियमों का पालन करें। उसी प्रकार विद्यार्थी समिति आवश्यक नियम बनाती है, उन्हें लागू करती है और सुनिश्चित करती है कि सभी विद्यार्थी इन नियमों का पालन करें। सरकार के ये तीनों ही दायित्व महत्वपूर्ण है भी। तो सरकार के 3 दायित्व हैं भी। क्या है? 3 दायित्व आपको ध्यान में रखना है। जैसे सरकार के 3 दायित्व ने यहाँ ने बता दिया कि उसी प्रकार समिति भी क्या करेगी, नियम बना देगी विद्यार्थियों के लिए और ये देखेगी कि सभी विद्यार्थी उस नियमों का पालन करें भी। तो सबसे पहले नियम बनाती है भी सरकार। क्या है? नियम बनाती है भी। उनका क्रियान्वयन करती है। क्रियान्वयन मतलब उनको लागू करवाती है, लोगों तक भी ये नियम के बारे में पहुंचाती है कि आपको ये लागू करना है भाई, ठीक है। और यह सुनिश्चित करती है कि सभी लोग इन नियमों का पालन करें भी। तो उसने कहा कि ये भी सुनिश्चित करती है कि सभी लोग उन नियमों का पालन करें भी। अगर नियमों का पालन नहीं करे तो क्या होगा? उसके लिए प्रावधान है कि सजा का प्रावधान कर देंगे, दंड लगा देंगे कि। तो उसका क्या काम है? मेन काम उस नियम को पालन करना। तो सरकार के 3 काम आपको बता दिए। नियम बनाना, नियम को लागू करना और यह सुनिश्चित करना कि लोग उनका पालन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। तीनों आपको ध्यान में रखना है भी। अब है सबसे पहले ये मेन इंपॉर्टेंट यहाँ से स्टार्ट होता है, जो आप कहते हैं ना इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो भी कानूनों का निर्माण करना विधायी कार्य कहलाता है भी। क्या कहलाता है? विधायी कार्य। याद रखना, ये सरकार का पहला काम है भी, कानूनों का निर्माण करना भी, ठीक है। यह क्या कहलाता है? विधायी कहलाता है भी। किसी देश के संचालन हेतु कानून एक सशक्त आधार प्रदान करते हैं। इन नियमों का कार्यान्वयन करना और इसके अनुसार देश का प्रशासन कार्यपालिका संबंधी कार्य कहा जाता है भी। फिर कहता है कि जो नियम बना दिए हैं आपको, ठीक है, यहां से भी जो नियम बनाए हैं, सरकार ने जो नियम बनाए हैं, उन नियमों का क्या है? कार्यान्वयन करना, मतलब उन नियमों को लागू करना और इनके अनुसार देश का प्रशासन कार्यपालिका संबंधी कहलाता है। उन नियमों का लागू करना, वो क्या कहलाता है आपका? कार्यपालिका। क्या कहलाता है? कार्यपालिका भी। वही कानूनों की व्याख्या करना और विवादों का निपटारा करना न्यायिक कार्य कहलाता है भी। अब है कि उन कानूनों की व्याख्या करना भी। व्याख्या मतलब ये देखना कि वो संविधान के अनुसार सही है या नहीं भी, ठीक है, लोगों के लिए भले के लिए है या नहीं, ठीक है। और अगर कोई विवाद हो जाए तो उन विवादों का निपटारा करना क्या कहलाता है आपका? न्यायिक कार्य कहलाता है भी। क्या है? न्यायिक कार्य। आप कहेंगे सर हमारे पास तो 3 कार्य हो गए। कौन कौन से 3 कार्य? एक तो विधायी कार्य। विधायी कार्य क्या था? कानूनों को बनाना। दूसरा कार्य हमारा हो गया क्या? कार्यपालिका वाला। वो क्या था? वो जो नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, उनको लागू करवाना। हाँ सर। और तीसरा आपके पास कौन सा कार्य हो गया? तीसरा कार्य हो गया न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य में क्या है? जो जो कानून बनाए हैं उनकी व्याख्या करना और साथ में विवादों का निपटारा करना। ये हमारे पास न्यायिक कार्य हो गए। 3 काम आपको पता लगे या नहीं लगे? आप कहेंगे सर तीनों काम हमें पता लग चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोकतंत्र में जनता के शासन के रूप में जाना जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि विद्यालय में प्रतिनिधि चुनने की तीसरी विधि अपनाई जाती है। उसी प्रकार लोकतंत्र में भी जनता स्वयं प्रशासन करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनती है भी। लोकतंत्र में क्या होता है भाई? देखिए, लोकतंत्र में आप बता दिया कि जो सरकार का चुनाव है, जो शासन करता है, उसको कौन चुनती है? जनता चुनती है। बस इतना याद रखिए भी, ठीक है। सत्ता और शक्ति का जो स्रोत है वो क्या है? जनता है, ठीक है। वे किसी प्रकार से शासन कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार है लोकतंत्र में भी, ठीक है, ठीक है। तो सभी देश अपने प्रतिनिधियों के चुनाव होते एक जैसी प्रणाली का प्रयोग नहीं करते। इस विषय को हम आगे अधिक विस्तार से पढ़ेंगे भी। यहाँ पर क्या बताया है कि ये देखिए भी, इसमें कहा कि हमारा देश बहुत बड़ा है भी, ठीक है। लोकतंत्र में क्या करते हैं कि देश को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। अगर देश के तौर पर सरकार, राष्ट्रीय स्तर पर हम सरकार बना रहे हैं तो भी, तो इस क्षेत्र से चुनाव होंगे। इस क्षेत्र की जनता जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो इस क्षेत्र का प्रतिनिधि आ जाएगा। सरकार बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं? सरकार बना रहे हैं, ठीक है। इस क्षेत्र का चुनाव आ जाएगा, वो इस प्रकार यहाँ जाएगा।
यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार जब सारे लोग डायरेक्ट हिस्सा नहीं लेते सरकार में, वो सरकार में हिस्सा लेने के लिए अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, तो ये आपका होता है प्रतिनिधि। ठीक है, शासन तो कौन करी, जनता ही कर रही है, क्योंकि ये प्रतिनिधि किसकी मर्जी से आ रहे हैं? आप कहेंगे सर जनता की मर्जी से आ रहे हैं, तो शासन कौन है? जो जनता ही इनको शक्ति प्रदान कर रही है, यही आपकी क्या सरकार बनाएंगे भी। आगे बात समझ में, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार प्रतिनिधि भी भेजे भी। कई देशों में ऐसा भी है जहां जो निर्णय लेने होते हैं ना, अब जैसे प्रतिनिधि है ना, तो ये प्रतिनिधियों ने ले दिया, लेकिन कई बार देश के सारे लोग भी मिलकर क्या निर्णय लेते हैं, वो हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे भी। अब फिलहाल के लिए बात इतनी है कि जो आपका लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो सरकार का चुनाव है जनता के द्वारा होता है, और जो आपकी शक्ति जो निहित होती है वो जनता में होती है। और दूसरी बात, सरकार के 3 कार्य आपको याद रखने, कौन से सर? एक विधायी कार्य थे, एक कार्यपालिका संबंधित कार्य थे, और एक आपके न्यायिक कार्य थे। ये आपकी 2 बातें आपने मोटी मोटी पढ़ी हैं भी। ये एक है भी, अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को क्या कहा था, ये बात आपको कई बार याद रखनी, आपसे पेपर में डायरेक्ट पूछी जा सकती है कि अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को क्या कहा था। उसने कहा था जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन भी। ठीक है, अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था? जनता का शासन, किसका है? जनता का, कि जनता खुद क्या कर रही है? शासन कर रही है भी। किसके द्वारा? जनता के द्वारा ही, और जनता के लिए शासन है भी। वो खुद शासन कर रही है, खुद ही सरकार चुना रही, फिर वो सरकार ही क्या कर रही है? शासन कर रही है। इसलिए इसने कहा था जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन भी। क्लियर है? आप कहेंगे सर सही है, मैं समझ में आ गया अभी। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, फिर आगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, कि सरकार किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हो सकती है भी। ठीक है, तो वो चीजें हम डायरेक्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, यह सरकार है, यह तय करने का अधिकार किसे है भी। तो सबसे पहले सरकारों के बीच में अंतर यहां पर आता है कि यह सरकार है, यह तय करने का अधिकार किसे है, मतलब सरकार को बनाएगा कौन भी। तो उसके आधार पे भी सरकार आपकी अलग अलग हो सकती है। आई बात समझ में, कि यह सरकार है भी, यह तय करने का अधिकार किसे है। तो इसने कहा विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों के मध्य यह आधारभूत अंतर होता है भी। यह प्रश्न है कि यह हमारे देश की सरकार है, किसके द्वारा तय किया जाता है भी, अर्थात सरकार को उसका अधिकार और शक्ति प्रदान करने वाला कौन है, सरकार बनाएगा कौन। ठीक है, तो सबसे पहले इसके आधार पर भी क्या है, अलग अलग सरकारें हो सकती है अभी। ध्यान से देखना, मेन इंपोर्टेंट लाइन यही है कि सरकार को उसका अधिकार और शक्ति प्रदान करने वाला कौन है भी। हमारे भारत में कौन है भी? हमारे भारत में है जनता, क्योंकि जनता चुनती है भी। ठीक है, सरकार को। आई बात समझ में? अब आपको पहली वाली बात को रिपीट कीजिए कि लोकतंत्र में क्या होता है, सरकार का चुनाव जनता जनता करती है, और जो आपकी शक्ति है वो किसके हाथ में है? जो शक्ति का स्रोत है वो क्या है? जनता के हाथों में भी। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में देश की जनता यह निर्णय करती है और सत्ता का स्रोत होती है, जबकि धर्मतंत्रीय व्यवस्था भी सत्ता का स्रोत धार्मिक विश्वास और धार्मिक संस्था का मुखिया होता है भी। जहां पे धर्मतंत्रीय व्यवस्था होती है ना, तो वहां पे जनता वोट नहीं डालती। जो धार्मिक मुखिया है भी, जो सबसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, वो क्या बताएगा? वो बताएगा कि ये सरकार है, ये यहाँ का मुख्यमंत्री होगा, ये यहाँ का राष्ट्रपति होगा, ये यहाँ का प्रधानमंत्री होगा। तो क्या शक्ति का स्रोत जनता हुई? आप कहेंगे नहीं हुई सर। सरकार तो किसने बना दी? उस आपके एक धार्मिक जो संस्था का जो मुखिया था, उसने क्या बना दी? उसने सरकार बना दी। तो जो सरकार व्यक्ति प्रधानमंत्री बनाओ, किसने बनाया? यह जनता ने बनाया क्या? आप नहीं कहेंगे जनता ने नहीं बनाया सर, धार्मिक मुखिया ने बनाया था। तो शक्ति का स्रोत कौन है? ये धार्मिक मुखिया है। हमारे देश में सरकार किसने बनाई? सर हमने वोट डाले थे, हमने हमारे प्रतिनिधि चुने, और फिर क्या है? मुखिया का चुनाव हुआ। इसका मतलब हमारे देश में शक्ति का स्रोत कौन है? हम हैं। तो लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत कौन होती है? आपकी जनता। समझ में आ गया कि यह सरकार है, यह तय करने का किसी अधिकार इसके आधार पर अंतर पाए जाते भी। ठीक है, कि सरकार कौन बनाता है? आप कहेंगे बिल्कुल सही सर। अब सरकार का गठन किस प्रकार होता है अभी? अब सरकार का गठन किस प्रकार से होता है? ऊपर वाले में कंफ्यूजन क्या था
कि सरकार कौन बनाएगा। अब सरकार का गठन कैसे होगा? अभी लोकतंत्र में सरकार का गठन सामान्यतः किसी न किसी प्रकार के निर्वाचन के माध्यम से होता है। अभी अब लोकतंत्र में भी अंतर देखेंगे भी, जबकि जिन राजतंत्रात्मक राज्यों में राजा या रानी होते हैं वहां सामान्यतः राज परिवार का ही कोई सदस्य शासन करता है और निर्णय लेता है कि किस प्रकार शासन किया जाए। सरकार बनाने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि लोकतंत्रों में भी निर्वाचन की विभिन्न प्रणालियां अपनाई जा सकती है। इसने कहा कि लोकतंत्र में जो सरकार का गठन है ना, सामान्यतः किसी न किसी प्रकार के निर्वाचन के माध्यम से होता है। अभी सरकार का गठन जो लोकतंत्र होता है ना, निर्वाचन मतलब चुनाव के माध्यम से होता है। अभी आगे बात समझ में। जबकि जिन राजतंत्रात्मक राज्यों में राजा या रानी होते हैं, जहां पर राजा या रानी का शासन होता है अभी वहां सामान्यतः राज परिवार का ही कोई सदस्य शासन करता है। अभी वहां क्या करता है? राज परिवार का कोई सदस्य आपका शासन करता है। आई बात समझ में। जहां लोकतंत्र होगा वहां आपकी सरकार किस प्रकार से बनेगी? वहां निर्वाचन के द्वारा वोट डालकर वहां पर सरकार का चुनाव होगा भी। लेकिन जहां पर राजतंत्रात्मक है, लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र का उल्टा क्या होता है? राजतंत्रात्मक, जहां राजा या रानी या सम्राट का शासन, जहां पे आपका सम्राट का शासन होगा, राजा का शासन होगा, वहां वोट डाल के सरकार नहीं बनाई जाएगी भी। वहां जो आपका वंशानुगत मतलब राजा का बेटा ही अगला राजा बनता है भी। ठीक है, और निर्णय लेता है कि किस प्रकार शासन किया जाएगा, और वही व्यक्ति जो राजा बनाना वही व्यक्ति निर्णय लेगा कि शासन किस प्रकार से होगा। सरकार बनाने के अन्य भी तरीके हो सकते हैं, यहाँ तक कि लोकतंत्र में भी जो निर्वाचन है ना वो भी आपका अलग अलग प्रकार से हो सकता है। लेकिन हमें अब तक दो टॉपिक कवर किए हैं। सरकार में किस प्रकार के अंदर आप कहेंगे सर, एक तो यह सरकार है, यह चुनने का अधिकार किसका है, कि शक्ति का स्रोत क्या है भी। ठीक है, शक्ति का स्रोत क्या है, ये आपके लिए आसान रहेगा अभी। जहाँ पे आपका जनता का कई जगह क्या है कि जनता आपका शक्ति का स्रोत होता है, जहाँ लोकतंत्र होता है, और कई जगह आपका कोई प्रमुख, जैसे आपका धर्मतंत्र है, वहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति शक्ति का स्रोत था, जैसे हमने पहले वाले में पढ़ा। दूसरा कि सरकार का गठन किस प्रकार से होगा, कई जगह क्या है कि आपके वोट डालकर चुने जाते हैं, और कई जगह आपका राजा या रानी का शासन होता है, जो अगला शासक बनेगा वो भी क्या बनेगा, उसका पुत्र या पुत्री बनेगा। ठीक है, और उसके अनुसार ही शासन चलता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, मैं दोनों बातें सर आगे भी। अब सरकार के विभिन्न अंग कौन कौन से होते हुए क्या क्या कार्य करते हैं भी। किसी भी सरकार के अनेक अंग होते हैं भी। ठीक है, जो विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए सरकार के तीन प्रमुख कार्य हैं, आपको तीन कार्य पढ़ लिए भी। तीन कार्य कौन से थे सरकार के? आप कहेंगे सर विधायी, कार्यकारी और न्यायिक एक ही संस्था या तीन अलग अलग संस्थाओं द्वारा किए जा सकते हैं। उसने कहा कि यदि हम सरकार को और डिवाइड करें ना, तो हम देखते हैं ये तीन कार्य भी, कुछ ऐसे सरकारें होंगी जहां ये तीनों कार्य है ना वो एक ही संस्था करेगी। ठीक है, और हो सकता है किसी में जो तीनों कार्य हैं वो अलग अलग संस्थाएं करें, अलग अलग ग्रुप करें। ये मान लीजिए अगर एक ही ग्रुप को दे दिए तीनों कार्य तो वो सरकार अलग प्रकार की से हो जाएगी। अगर तीनों अलग अलग दे दिए तो वो सरकार आपकी अलग प्रकार की हो जाएगी। ठीक है, तो सरकार के कार्यों के आधार पे भी सरकार आपकी अलग अलग हो सकती है। अब देखिए, देश में शासन चलाने की व्यवस्था को एक प्रलेख में लिखित रूप में दिया जा सकता है भी, जिसमें देश के मूलभूत नियम होते हैं। इसे संविधान कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिए कि संविधान क्या होता है अभी। देश में शासन चलाने की व्यवस्था को एक प्रलेख में लिखित रूप दिया जा सकता है। उसने कहा कि देश में किस प्रकार से शासन चलेगा, किस प्रकार की व्यवस्था होगी, उसे एक प्रलेख में लिखित रूप दिया जा सकता है। उसको हम लिख सकते हैं कि हमारे देश में एक प्रधानमंत्री होगा, ये चीज होगी, सारे नियम हमने लिख दिए भी। जैसे आपके स्कूल में नियम होते हैं ना कि 9 बजे स्कूल लगेगा, 9:30 बजे साइंस की घंटी होगी, रविवार की छुट्टी होगी, इतनी फीस होगी, इतनी सारी चीजें लिखी होती है, वो प्रलेख है। इसी प्रकार देश में भी नियम है भी। ठीक है, उसको जब हम एक लिखित रूप दे देते हैं ना तो वो क्या कहलाता है, आपका संविधान कहलाता है भी। देश में शासन चलाने की व्यवस्था को एक प्रलेख में लिखित रूप दिया जा सकता है, जिसमें देश के मूलभूत नियम होते हैं। इसे संविधान कहा जाता है भी, और यही व्यवस्था अधिकांश लोकतंत्रों में अपनाई जाती है, या फिर यह व्यवस्था राजा या रानी द्वारा तय की जा सकती है भी, जैसा कि राजतंत्र में होता है भी। तो ये देखिए, जब नियमों को सारे को लिख दिया अभी, नियमों को सबको लिख दिया, सारे नियमों को, कि हमारा देश इस प्रकार से लिखेगा, और ये व्यवस्था ना आपके अधिकांश लोकतंत्रों में अपनाई जाती है भी।
ठीक है। या फिर राजतंत्र जहाँ राजा का शासन होता है तो उसमें ये व्यवस्था ना राजा नियम लिखवाता है अभी। आपको आगे बात समझ में कि राजा या रानी द्वारा तय की जा सकती है, जैसा कि राजतंत्र में होता है जहाँ शासन राजा या रानी द्वारा किया जाता है। इन मतलब कि व्यवस्था मतलब व्यवस्था क्या होती है? नियम बनाना भी क्या है? एक नियमों का समूह जिसके अनुसार राज्य चलेगा, वो क्या होती है? आपकी व्यवस्था। अधिकांश लोकतंत्रों में क्या होता है कि इस प्रकार से सारे नियम लिख लिए हैं और उसको संविधान का नाम दे दिया गया, ये क्या है? संविधान है और उसके अनुसार आपका देश चलता है। लेकिन जहाँ पर राजतंत्र है, वहाँ पर भी आपकी क्या है? संविधान बनाया जाता है, लेकिन वो संविधान राजा या रानी के द्वारा बनाया जाता है और उसके अनुसार ही क्या फिर शासन होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है अभी। तो सरकार के कार्यों के हिसाब से भी आपकी सरकार अलग-अलग हो सकती है अभी। अब चौथा है आपका सरकार का उद्देश्य भी। सरकार के उद्देश्य क्या है? इसके आधार पे भी सरकार अलग-अलग प्रकार से हो सकती है कि सरकार क्या करना चाह रही है अभी, उसका उद्देश्य क्या है अभी। जैसे एक मैं 2 राजाओं की बताता हूँ। एक राजा का उद्देश्य ये है कि मुझे अपने साम्राज्य का विस्तार करना, चाहे कुछ भी हो जाए अभी, ठीक है? और दूसरे राज्य का ये है कि राज्य का उद्देश्य ये है कि मुझे विकास करना है अभी। मेरे राज्य को नहीं बढ़ाना, मुझे खुद का विकास, इनकी शिक्षा की तरफ, इनके हॉस्पिटल की तरफ, इनकी जो ये तरक्की करें, सुविधाओं की तरफ ध्यान देना। और दूसरा कह रहा है कि मुझे तो मेरे राज्य का विस्तार करना। इस प्रकार क्या है, उसके उद्देश्य भी आपके अलग-अलग हो सकते हैं। उद्देश्य के आधार पे भी सरकार अलग-अलग प्रकार की हो सकती है अभी। सरकार किस उद्देश्य से कार्य करी, वह कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है, इसके आधार पे सरकार का गठन कुछ मूल्यों और आदर्शों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसने कहा कि सरकार का गठन क्यों होता है? कोई ना कोई तो चीज होगी कि नहीं, लक्ष्य जो सरकार ने निर्धारित किए हैं। जैसे आप किसी को प्रिंसिपल बनाते हैं स्कूल का, आपको वैसे समझ में आएगा। तो प्रिंसिपल उसको व्यक्ति को क्यों बनाया भी? कुछ तो उसके उद्देश्य होंगे कि स्कूल को बढ़िया तरीके से चलाना, हमें टॉप लेके आना बोर्ड में, ठीक, हमारे स्कूल को। तो ये उद्देश्य उसके हो गए भी। इसी प्रकार सरकार के उद्देश्य होते हैं भी, ठीक है, कि सरकार कोई ना कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है भी। सरकारों का गठन कुछ मूल्य और आदर्शों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जैसे भारत सरकार भी, भारत सरकार का लक्ष्य क्या है? भारत सरकार का लक्ष्य है आपका समता, सभी को आपको बराबरी का अधिकार मिले, समस्त नागरिकों की समृद्धि के लिए कार्य करती है। जबकि कुछ अन्य प्रकार की सरकारों का उद्देश्य सीमित हो सकता है और कुछ अन्य प्रकार की जो सरकारें हैं ना, उनका उद्देश्य अलग हो सकता है अभी। जैसे मान लो किसी देश में पहले से समता हो और सभी नागरिक आपके क्या हो, बहुत बढ़िया आपके विकसित हो, बहुत बढ़िया एजुकेटेड हो, आपके धनी हो, तो ये लक्ष्य थोड़ी होंगे उस सरकार के, क्योंकि ये लक्ष्य तो पहले ही उन्होंने प्राप्त कर ली। अब उसके लक्ष्य क्या है आपके, अलग अलग हो सकते हैं भी। ठीक है, तो आपको ये भारतीय सरकार का लक्ष्य आपको याद रखना है कि क्या है, कि भारत सरकार समता और समस्त नागरिकों की समृद्धि के लिए कार्य करती है भी। सरकार के विभिन्न स्वरूपों में इन 4 पहलुओं के आधार पर विभिन्नता पाई जाती है। यद्यपि उसने कहा कि 4 प्रकार से हमें विभिन्नता पढ़ ली भी। आप कहेंगे सर चारों विभिन्नताएं बता दे भी। ठीक है, एक साथ, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। पहली हमने क्या पढ़ी थी? पहली हमने पढ़ी थी कि यह सरकार का गठन कौन करता है अभी। पहले गठन कौन करता है, गठन कैसे नहीं, गठन कौन करता है अभी, मतलब सरकार कौन बनाएगा अभी, शक्ति का स्रोत कौन है? तो आपका जनता बनाएगी या फिर कोई व्यक्ति, हमने पढ़ा था धार्मिक व्यक्ति है। कई देशों में धार्मिक तंत्र होता है, राजतंत्र होता है। वो जो धार्मिक संस्था का प्रमुख होता है ना, वही बता देता है ये राष्ट्रपति बनेगा भी। तो ये हो गया गठन कौन होता है, ठीक है। दूसरा, गठन कैसे होता है भी, गठन कैसे भी, ये कौन करता है भी, कौन करता है, और ये आएगा गठन कैसे होता है भी। ठीक है, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही। गठन मतलब चुनाव डाल के सरकार बनाई जाती है, या फिर कईयों में क्या होता है, राजा का बेटा ही राजा बन जाता है, उसमें किसी प्रकार के वोट नहीं डाले जाते। और ये गठन कौन करता है और ये गठन कैसे होता है। और तीसरा था सरकार के कार्य भी, कि सरकार के जो कार्य है ना, उसके आधार पे भी। सरकार के 3 कार्य थे। अगर वो तीनों कार्य हो सकता है कि एक संस्था द्वारा किए जा रहे हो सकता है कि अलग-अलग प्रकार से किए जा रहे हो, तो इस प्रकार से भी क्या है, सरकार में अंतर आता है, सरकार के कार्यों के आधार पे भी। और चौथा कौन सा आपका? चौथा है आपका सरकार के उद्देश्य भी। क्या है आपका? सरकार के उद्देश्य। ठीक है, कि अलग-अलग सरकार के अलग-अलग उद्देश्य हो सकते हैं भी। जैसे भारत सरकार का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार का उद्देश्य था कि आपके सभी नागरिकों में समता और उसकी समृद्धि के लिए कार्य करना भी।
आपको चीजें क्लियर है? हाँ सर, हमें चीजें क्लियर हैं भी। अब कहता है ये सरकार के विभिन्न स्वरूपों में इन 4 पहलुओं के आधार पर विभिन्नता पाई जाती है भी। तो सरकार विभिन्नता हमने देख ली। यद्यपि अन्य प्रकार की विभिन्नताएं संभव है, अब हम सरकारों में कुछ विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करेंगे भी। अलग-अलग प्रकार की सरकारें अब हम देखेंगे भी। तो सबसे पहले लोकतांत्रिक सरकारें भी। तो हमने पढ़ा था कि स्टार्टिंग में याद कर दीजिए, मैंने कहा था लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल पढ़ा था। और मैंने कहा था लोकतांत्रिक सरकारें अलग होती हैं, अलोकतांत्रिक सरकारें अलग होती हैं। आप कहेंगे सर बताया था। लोकतांत्रिक में जनता अपने शासक का चुनाव करती है और अलोकतांत्रिक में कोई और तरीके से शासक का चुनाव किया जा सकता है। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। हमें ये जरूर पता है कि लोकतंत्र में क्या है कि सरकार जो जनता है वो शक्ति का स्रोत होती है, वो अपने शासक का चुनाव करती है, वो वोट डालती है किसी और तरीके से भी, ठीक है। अब हमें क्या है लोकतंत्र के कुछ मूलभूत, अब हम लोकतंत्र पे आगे केवल बाद में हम अलोकतांत्रिक को पढ़ेंगे, पहले हम लोकतंत्र को देख लेते हैं। ये कहता है कि लोकतांत्रिक सरकारें भी अलग अलग हो सकती हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। तो इसने कहा कि जो लोकतंत्र है ना उसको एक बार बाद में देख लेते हैं। पहले फिलहाल हमें क्या पढ़ना है, हम पढ़ते हैं लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत भी। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत बता दीजिए क्या है वे, जो लोकतंत्र के लिए जरूरी है। अगर ये सिद्धांत नहीं होंगे ना तो वो आपका लोकतंत्र होगा ही नहीं। ये चीज आपको बताई गई है। और आपसे क्वेश्चन यही आएगा कि लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में लिखिए 5 या 6 नंबर का भी, ठीक है। जो सिविल सर्विस की तैयारी करे ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले, ध्यान रखना भी लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत आपके बहुत ज्यादा आवश्यक है भी। सबसे पहले समानता भी। इसमें क्या प्रत्येक व्यक्ति को समान व्यवहार पाने का अधिकार प्राप्त है और इसका अर्थ यह भी कि सभी व्यक्तियों को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं समान रूप से मिलनी चाहिए। सभी व्यक्ति कानून के समान समक्ष होने चाहिए। तो पहला क्या है आपका समानता का अधिकार, जो थोड़ा सा मुश्किल होगा वो आपको समझा दूंगा, ठीक है भी। तो पहला आपको हम क्या पढ़ रहे हैं, लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत हुई। तो पहला क्या है आपका समानता का, दूसरा है स्वतंत्रता का, ठीक है भाई। अब स्वतंत्रता में क्या आएगा, स्वतंत्रता से अर्थ तात्पर्य नागरिकों को स्वयं चयन करने और अपना मत अभिव्यक्त करने के अधिकार हो, कि वो अपना मत अभिव्यक्त कर उसे बोलने की आजादी हो भी, ठीक है। बोलने के मतलब जो अपने मन में विचार है ना उसको व्यक्त करने की क्या हो, उसके अंदर अधिकार हो, उसके पास ये अधिकार हो भी, ठीक है, ठीक है। और वो किसी चीज का चयन स्वयं कर सके, जैसे उसको शिक्ष पढ़ने का है, ठीक है, वो अपनी मर्जी से पढ़ सके, ठीक है। आपको कुछ नौकरी लगने का है, ठीक है, उसको बोलने का है, कहीं पर आने जाने का है, रहने का है, तो वो अधिकार उसके पास होने चाहिए। तो वो क्या आपकी स्वतंत्रता है, क्या आपकी स्वतंत्रता है भी। चीजें क्लियर। आप कहेंगे सर समानता में तो आपके बराबर अधिकार होने चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसको शिक्षा पाने का, ठीक है। तो उस और स्वतंत्रता में क्या आएगा, उसको कार्य करने की, उसको बोलने की, ठीक है, उसको कहीं पर रहने की, किसी प्रकार से शिक्षा प्राप्त करने की, कोई भी व्यापार करने की आजादी होनी चाहिए। तो वो आपकी क्या है, स्वतंत्रता है भी। अब प्रतिनिधि सहभागिता भी, ठीक है। तो इसने कहा कि प्रत्येक नागरिक को चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनने का अधिकार प्राप्त हो गई, ठीक है। और चुने गए प्रतिनिधि विधायिका का भाग बनते और सरकार के विभिन्न निर्णयों में नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं भी। तो यहाँ पर देखिए एक तो आएगा आपका सार्वभौमिक मताधिकार, और ये आपका प्रतिनिधि सहभागिता ना, दोनों एक ही है भी। मतलब प्रत्येक नागरिक को क्या है कि अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए भी, ठीक है। आप ये याद रखिए भी। देखिए ध्यान से मैं आपको समझाता हूँ, ये थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल। ये देश है भी, क्या है ये देश, ये सरकार है भी, क्या है ये सरकार। और देश को इस प्रकार टुकड़ों में बांट दिया, टुकड़ों मतलब हमने चुनाव करने के लिए, सरकार बनाने के लिए इस क्षेत्र से चुन के आएगा एक प्रतिनिधि भी। अब ये नहीं है कि इस क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि जिसको वोट डाले जाएंगे ना, जब जो जीतेगा वही क्षेत्र का प्रतिनिधि होगा, और यहाँ पर सभी को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। तो और प्रत्येक क्षेत्र में से प्रतिनिधि चुना जाना चाहिए भी। दोनों बात समझ गए कि यहाँ जो प्रत्येक व्यक्ति उसको वोट डालने का अधिकार हो, ये तो आपका सार्वभौमिक मताधिकार में आ जाएगा
और दूसरी बात है कि प्रत्येक क्षेत्र से आपका प्रतिनिधि चुना जाना चाहिए। यही कहा है कि प्रत्येक नागरिक को चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का अधिकार प्राप्त हो। प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार प्राप्त हो, ये नहीं कि यहाँ सरकार ने कहा कि ये व्यक्ति आ जाए भी, ये बन जाएगा इस क्षेत्र का प्रतिनिधि। ऐसे कैसे बन जाएगा भी? प्रत्येक व्यक्ति चुनाव डालेगा, ठीक है, सॉरी वोट डालेगा, फिर जो जीतेगा वही इस क्षेत्र का प्रतिनिधि बनेगा। तो इसी को बोला गया प्रतिनिधि सहभागिता भी। क्या है? प्रतिनिधि सहभागिता। ऐसी सरकार नहीं बोल सकती कि ये सिर्फ 200 लोग वोट डालेंगे और ये जो जीतेगा वही आपका क्या क्षेत्र का प्रतिनिधि कहलाएगा। ऐसा नहीं है। क्या होगा कि प्रत्येक नागरिक भी, इस क्षेत्र में जो प्रत्येक नागरिक रहता है ना, वो वोट डालेगा और जो जीतेगा वो प्रतिनिधि कहलाएगा। मेरे हिसाब से अब आपको प्रतिनिधि सहभागिता समझ में आ गया होगा। मतलब प्रतिनिधि के चुनाव में सहभागिता मतलब सबकी भागिता होगी, सब भाग लेंगे भी, ठीक है। सभी व्यक्तियों के द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव होगा, ये क्या कहलाती है? आपकी प्रतिनिधि सहभागिता भी, ठीक है। और जो प्रतिनिधि जाते हैं यहाँ से, जो चुन के चुनाव होके जाता है, वो क्या करता है? इनका प्रतिनिधित्व करता है, इनकी बात ही वहां सरकार के पास रखता है भी। अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी, पहले आपका ना यही पॉइंट दे रखा था ओल्ड एनसीईआरटी में, बाकी कुछ पॉइंट नहीं थे। तो यहाँ पे क्या है आपका कि सार्वभौमिक प्रत्येक नागरिक को भी, ये नहीं बच्चे को भी, एक निर्धारित आयु होती, जैसे भारत में क्या थी, 18 वर्ष से ऊपर नागरिक को वोट डालने का अधिकार है। पहले 21 वर्ष था, 1988 में क्या कर दिया था, 21 वर्ष से घटा के आपका 18 वर्ष कर दिया गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान का अधिकार प्रदान करता है। अभी ये भी आपका होना चाहिए लोकतंत्र में सभी लोगों के पास, कि जो आपके वयस्क हैं, आपके जो 18 साल से ऊपर है, किसी देश में 21 हो सकती है, किसी देश में 19 होती है, तो यहाँ पे लिख दे निर्धारित आयु से ऊपर अपना वोट डालने का अधिकार या फिर प्रतिनिधि के लिए मतदान करने का अधिकार उसके लिए होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार होना चाहिए। नहीं कि अमीर अमीर व्यक्तियों को दे दिया, गरीब गरीब व्यक्तियों को नहीं दिया, ठीक है, महिलाओं को नहीं दिया। तो आपको सभी व्यक्तियों को उनका बराबर होना चाहिए, एक व्यक्ति को एक भी। चीजें क्लियर? हाँ सर, बिल्कुल सही, एक व्यक्ति एक वोट डाल सकता है। और मौलिक अधिकार भी, क्या आपके मौलिक अधिकार भी, मौलिक अधिकार मतलब वे अधिकार जो व्यक्तियों से कभी छीने नहीं जा सकते, और वो जैसे ही वो पैदा होंगे उनको वो अधिकार मिल जाएंगे। मतदान का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, कि वो शोषण, अगर उनका शोषण हो तो उसके विरुद्ध वो कानूनी कार्रवाई कर सके, ठीक है। सभी को लोकतंत्र में प्रदान किया जाता है और संरक्षित किया जाता है, मतलब इनके माध्यम से व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान की जाती है भी। और मौलिक अधिकार में पढ़ने का अधिकार आता है, आपका लिखने का अधिकार आता है, जीने का अधिकार आता है, ठीक है। तो तभी तो मौलिक अधिकार के कारण ही तो आपको क्या है, जेल में खाना दिया जा सकता है, कि आपको मार नहीं सकते भी, मौलिक अधिकार है, क्योंकि आपका जीने का अधिकार भी, ठीक है। कुछ विशेष परिस्थितियों में भी मौलिक अधिकार का हनन किया जा सकता है, वो आप ऊंची कक्षाओं में पढ़ेंगे। आप मन में आ गया क्वेश्चन, सर फिर फांसी क्यों देते हैं भी? कुछ विशेष परिस्थितियां वो आपको पढ़नी होंगी भी। सभी को लोकतंत्र में प्रदान किया जाता है, उसे संरक्षित किया जाता है भी। और एक आपका स्वतंत्र न्यायपालिका भी। और क्या होनी चाहिए लोकतंत्र में? जो न्यायपालिका वो आपकी स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए भी, क्योंकि प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो और नागरिकों के साथ साथ सरकार के सभी अंगों के द्वारा कानून का पालन हो भी। अगर ये स्वतंत्र नहीं होगी ना, तो ये बताइए, आपका मौलिक अधिकार है, वो सरकार ही, जो सरकार है ना, वही क्या कर दे, आपके मौलिक अधिकार को खत्म कर दे। आपको कहेंगे कि इन लोगों को वोट नहीं डालने दिए जाएंगे, आप लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाएगा, आप लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। तो अब अगर ये भी सरकार के दबाव में आ गई भी, देखो एक तो होती है आपकी विधायिका भी, हम आगे पढ़ेंगे अब विधायिका। विधायिका का काम कानून बनाना, और ये आपकी कार्यपालिका, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना। आप कहेंगे सर सही है बात। फिर बचा कौन? ये न्यायपालिका। अगर न्यायपालिका भी सरकार के काम अंडर आ गई ना, तो क्या होगा, ये अपनी मनमर्जी से कोई भी कानून बना देंगे, उसको लागू कर देंगे भी, ठीक है। लेकिन क्या होता है, विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका क्या लागू करती है, और न्यायपालिका क्या करती है, कानूनों की समीक्षा करती है कि आपने ये जो कानून बनाया है ये संविधान के अंतर्गत है या नहीं, सही है या नहीं। तो ये आपकी स्वतंत्र होनी चाहिए भी, वरना अगर ये स्वतंत्र नहीं होगी ना, तो ये क्या करेंगे, कार्यपालिका और विधायिका वाले अपने अनुसार के बंदे इनके अनुसार लगा देंगे। उनको कहा यदि तुमने ये कानून हटाया ना, तो हम तुम्हें बर्खास्त कर देंगे, तुम्हें अपनी नौकरी से हटा देंगे, तुम्हें
मार देंगे, कुछ भी कर देंगे, जेल भेज देंगे। तो इससे क्या होगा, ये दबाव मान जाएंगे, उसके सारी बात इनकी मानते जाएंगे। लेकिन न्यायपालिका अगर स्वतंत्र होगी ना, इनका कोई दबाव नहीं, तुरंत कह देगी ये तुमने क्या गलत कानून बनाया, भी वापस लो इनको भी। ठीक है, तो इस प्रकार न्यायपालिका का क्या स्वतंत्र होना जरूरी, ये भी आपका लोकतंत्र का क्या आधारभूत सिद्धांत। अब कौन कौन से हमने पढ़े भी आधारभूत सिद्धांत लोकतंत्र के? एक तो हमने पढ़ा था स्वतंत्र न्यायपालिका, एक बार रिवाइज कर लीजिए। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, मौलिक अधिकार होने चाहिए, 2। एक हमने सार्वभौमिक मताधिकार पढ़ा था सर, 3 हो गए। एक हमने पढ़ा था प्रतिनिधि सहभागिता, 4 हो गए। ये पॉइंट आप लिख दीजिए, नोट्स के बोलते हैं ना, तो ये नोट्स लिख लीजिए भी। और एक आपका स्वतंत्रता और समानता, ये आपके क्या है, जो आपका सॉरी लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत है भी। क्या है आपका, समानता, स्वतंत्रता, प्रतिनिधि सहभागिता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या, जिसमें सभी आपके वयस्क जो व्यक्ति होते हैं उनको क्या मत डालने का अधिकार होता है, वोट डालने का अधिकार होता है भी। मौलिक अधिकार आपके हो गए, और स्वतंत्र न्यायपालिका भी। चीजें क्लियर यहाँ तक? हाँ सर, यहाँ तक हमें चीजें समझ में आ गई। लोकतंत्र के मौलिक सिद्धांत समय के साथ विकसित हुए भी। अब इस लाइन का क्या मतलब, ये कह रहा है कि जो आपके अधिकार हैं ये भी समय के साथ विकसित हुए भी, ये नहीं कि एक साथ ही आगे भी। धीरे धीरे हम देखते गए क्या क्या चीजें लोकतंत्र में आपकी होनी चाहिए भी। ठीक है, तो जैसे देखिए 1950 में भारत गणराज्य बनने के साथ ही सभी वयस्कों को चुनाव में मतदान का अधिकार प्रदान कर दिया था अभी, जबकि स्विट्जरलैंड में महिलाओं को यह अधिकार 1971 में मिला। ये कहता है कि सभी लोकतंत्रों में ना ये धीरे धीरे ये जो आपके मूलभूत सिद्धांत हैं ये विकसित होते गए, धीरे धीरे ये शामिल होते गए भी। जैसे भारत ने तो 1950 में सभी को वोट डालने का अधिकार दे दिया था, चाहे कोई भी हो। तो हमने कौन सा सिद्धांत अपना लिया, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, कि सभी जो आपके वयस्क होंगे उनको वोट डालने का अधिकार होगा। लेकिन यहाँ पर बात किसकी की गई है, यहाँ पे बात की गई है आपका स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में क्या है, सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था, उनको सिर्फ पुरुषों को वोट डालने का अधिकार था 1971 तक भी। और 1971 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला, मतलब सार्वभौमिक मताधिकार वहां पर भी लागू हो गया सिद्धांत। आपको आगे बात समझ में? हाँ सर, आगे। यह स्पष्ट है कि उपयुक्त सिद्धांत एक आदर्श है, सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इन आदर्शों को पूर्णतः व्यवहार में नहीं उतार पाती। फिर भी यह आवश्यक है कि सभी व्यक्ति इन आदर्शों को अपने मानस में स्थान दे और इन्हें लोकतांत्रिक जीवन की दिशा में प्रेरक बनाए। तो उसने कहा कि ये जो सिद्धांत है ना, वो आदर्श है भी सबसे बेस्ट। अगर ये सारे सिद्धांत हो जाएंगे ना, तो आपका बेस्ट लोकतांत्रिक देश वो हो जाएगा। तो पूर्ण रूप से सफल तो हम नहीं हो पाते, लेकिन पूरी तरह लोकतांत्रिक बनने की ओर हम अग्रसर हैं। धीरे धीरे हम क्या करें, विकास कर रहे हैं कि हम पूरी तरह लोकतांत्रिक हो जाएं। क्लियर है बात? अब लोकतांत्रिक सरकारों के विभिन्न स्वरूप भी हमने क्या पढ़ लिया, लोकतंत्र के हमने आधारभूत सिद्धांत पढ़ लिए। क्या क्या था आपके बताएंगे एक बार? हम कहेंगे सर, समानता था, स्वतंत्र था, सार्वभौमिक मताधिकार था, ठीक है, प्रतिनिधि सहभागिता था, आपका मौलिक अधिकार है, और आपका क्या था, स्वतंत्र न्यायपालिका था। ये आपके मूलभूत सिद्धांत थे। अब हमें पढ़ने की लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं। हमने पढ़ा था ना कि लोकतंत्र भी आपके अलग अलग प्रकार से होते भी। एक है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, सॉरी शायद प्रत्येक प्रत्येक मैं बोल गया। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह व्यवस्था जिसमें देश के सभी नागरिक शासन संबंधित सभी नियमों, नीति और कार्यों के प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं, वे सभी निर्णयों में स्वयं भाग लेते हैं भी। तो उसने कहा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो सरकार के निर्णय होते हैं ना, ठीक है, जो शासन संबंधी निर्णय लेने होते हैं, उसमें पूरे के पूरे देश की जनता भाग लेगी भी, एक व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा जाता भी। ठीक है, वो क्या होगा आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या होगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र? एक उदाहरण देता हूं भाई। ठीक है, तो जब आपसे कहे टूर ले जाना आपके स्कूल का, या तो दिल्ली जाएं या मुंबई जाएं, आप कहेंगे सर ठीक है, ये आपका स्कूल है और ये आपके स्कूल की कक्षाएं हैं। अब प्रत्येक विद्यार्थी से अगर पूछा जाएगा जाएं या नहीं जाए, आप बताएं, आधे कहेंगे मुंबई, कुछ कहेंगे दिल्ली। तो सारे विद्यार्थियों से पूछा जाएगा ए टू जेड से भी। ये क्या हो गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या हो गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र? यदि किसी देश में, ये आपका कोई देश है और आपका क्या शासन संबंधी हमें कोई निर्णय लेना है, हम निर्णय बता देते भी, आधार कार्ड लागू रहना चाहिए या बंद होना चाहिए भी, ऐसा कोई निर्णय, तो पूरे देश से वोटिंग करवाई जाएगी भी कि
कि बताओ हाँ या ना, और जिसके पक्ष में ज़्यादा होंगे, अगर ज़्यादा ने ये कह दिया बंद करवाना चाहिए, तो बंद करवा देंगे। तो ये क्या आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, जिसमें देश के सभी नागरिक शासन संबंधी सभी नियमों, नीतियों या कार्यों के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं भी, और वे सभी निर्णयों में स्वयं भाग लेते हैं। तो वो क्या होता है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी, जिसमें देश के कौन-कौन से शासन संबंधी सभी नियम हो, नीति हो या कार्य हो, तो उन तीनों में क्या हो प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं सभी नागरिक। तो वो क्या होता है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। आप कहेंगे सही बात है सर। अगर कहते हैं सर ऐसा कौन-सा देश है, हमारे देश में तो हमसे कुछ नहीं पूछते। हमारे देश में तो वोट डलवा लेते हैं, वोट डलवाने के बाद कहते हैं भाई साहब अब अपना काम कर लीजिए, बाकी अब हम देखेंगे 5 साल बाद आपसे फिर वोट डलवाएँगे। लेकिन ऐसे कौन से देश, स्विट्ज़रलैंड है अभी, ठीक है? स्विट्ज़रलैंड जैसे देश में इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई जाती है। देखिए, अगर आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र चाहते हैं, तो एक तो आपकी जनसंख्या का साइज़ क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, इतना बड़े अगर बाहर जैसे 140 करोड़ जिस देश में लोग रहते हो ना, ठीक है? तो उस देश में इस प्रकार की व्यवस्था आपकी काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसमें निर्णय आपके जल्दी नहीं होंगे भी। ये दूसरा, जनता का एजुकेटेड होना भी बहुत ज़रूरी है, उनका विकसित होना बहुत ज़रूरी है। स्विट्ज़रलैंड में जो सारी व्यवस्थाएँ एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र के होने चाहिए, वो सारी व्यवस्थाएँ भी, लोग पढ़े-लिखे हैं, समझदार हैं, जनसंख्या भी कम है, ठीक है? टेक्नोलॉजी भी हाई-फाई है, ठीक है? यदि भारत जैसे देश में अगर निर्णय लेना पड़ जाए ना, तो आपका 6, 7, 8, 10 1 साल में तो क्या आएगा, ये आएगा कि इतने लोगों ने ये कहा है, इतने लोगों ने ये कहा, कि 1 साल में तो फैसला होगा कि ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए भी। आपको आ गई बात समझ में? हाँ सर, ठीक है। जैसे मान लो किसी देश ने आक्रमण कर दिया और हमें फैसला लेना है कि उस देश पे वापस अटैक करें या नहीं करें भी, तो हमारे 6 महीने इसी में निकल जाएँगे कि फैसला होगा, किसने क्या कहा, कोई हाँ कहेगा, कोई ना कहेगा। इतनी आपके 140 करोड़ की नागरिकों का क्या करना है? अगर वैक्स भी लगाएँ, तो भी 60-70 करोड़ आपके हो जाएँगे, वैक्स की बात करें। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, और भारत में इस प्रकार का प्रोसेस हम नहीं लागू करा सकते, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला भी। ठीक है? विशेष रूप से बड़े देशों में, जैसा कि हमने विद्यालय की कहानी में पढ़ चुके हैं, यदि प्रत्येक विद्यार्थी समिति का भाग बनता है, तो निर्णय लेना, सभी को कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करना कठिन हो जाएगा। तो जैसा कि आपको अभी बताया है स्कूल में भी, अगर आपके स्कूल में 600-700 बालक है, तो सभी से पूछे जाएँ, कोई हाँ कहेगा, कोई ना कहेगा, कोई कहेगा दिल्ली, मुंबई नहीं सर, कोलकाता ले चलो भई हमें। तो इस प्रकार से सभी का भाग लेना मुश्किल हो जाता है अभी, ठीक है? तो उसने कहा सर प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं होगा, फिर हम किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाएँगे भी? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आपको पता चल गया। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है जिसमें जनता सीधे तौर पर सरकार के नीतियों और जो आपके शासन संबंधी नियम हैं, उनमें क्या है, निर्णय लेती है भी। ठीक है? शासन संबंधी निर्णय कौन करती है? प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। वो क्या का आपका क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी। अब प्रतिनिधि सरकार भी, प्रतिनिधि सरकार को तो आपको पता है क्या होता है। जैसे हमने क्लास में, अब स्कूल वाली बात करें क्या? हमने क्या किया, आपकी एक क्लास थी और इससे एक-एक व्यक्ति चुन लिया अभी। ठीक है, अब इन चारों से पूछा जाएगा कि सर बताइए कि हम कहाँ चले टूर पे, तो इन चारों में आपकी सहमति भी जल्दी बन जाएगी, डिसीजन भी हमें जल्दी पता चल जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई देश है, तो उससे क्या प्रत्येक क्षेत्र से क्या हम एक-एक क्या चुन लेंगे, प्रतिनिधि चुनकर आ जाएगा वोट डालकर भी। ठीक है? अब डिसीजन कौन लेंगे? अब आपकी तरफ से डिसीजन आपके क्षेत्र का प्रतिनिधि लेगा, वो बताएगा हाँ या ना, किस प्रकार से काम होना चाहिए। तो वो क्या होता है आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें जो आपका है ना, यह लोकतांत्रिक सरकार का वह स्वरूप जिसमें नागरिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं भी। नागरिक क्या कर लेंगे, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर लेंगे। हमारी बात कौन बताएगा? जैसे आपके घर का मुखिया होता है ना, जैसे आपने आपका घर का मुखिया चुन लिया, कई बार वोट डालने की बात है, तो कोई डिसीजन की बात आती है, तो आप कहते हैं कि मेरा दादा बताएगा भी हम उसकी शादी में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो दादे को क्या दे दिया आपने, अपनी शक्ति दे दी, अपना मुखिया चुन लिया भी, वो कहेगा वैसा ही होगा। वैसे ही वोट डाल के आप इसको अपनी शक्ति दे देते हैं भी। ठीक है, अब ये बताएगा आपकी तरफ से डिसीजन, ये लेगा भी। जैसा कि भारत में होता है, इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता सीधे शासन नहीं करती, किंतु सरकार सदैव जनता के प्रति उत्तरदायी रहती है भी। अब उत्तरदायी शब्द देख लीजिए भी, इसमें जनता सीधे शासन नहीं करती ना, शासन कौन करता है? उस जनता के प्रतिनिधि करते हैं। कौन करता है? जनता के प्रतिनिधि। उत्तरदायी क्या क्या होता है कि लोकतंत्र में उत्तरदायित्व का अर्थ है कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, सरकार को जनता को जवाब देना पड़ता है अभी। ठीक है?
जनता को मतलब जनता के प्रतिनिधियों को जवाब देगा, मतलब इनडायरेक्टली जनता को ही जवाब उसको देना पड़ता है। ये बात याद रखना भी आप। उत्तरदायी का मतलब जवाबदेह भी। कोई काम करेगा ना, उसकी आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी भी। ठीक है? आपको उसका स्पष्ट कारण देना, ऐसा क्यों हुआ, आपने ऐसा क्यों किया, सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी भी। चुनाव प्रतिनिधि लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग होते हैं, जिसके माध्यम से जनता अपनी इच्छा के अनुसार सरकार में बदलाव कर सकती है भी। तो इसने कहा कि जो चुनाव है ना, वो आपके प्रतिनिधि लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और जनता क्या कर सकती है, चुनाव के माध्यम से अपने सरकार में बदलाव कर सकती है। इसलिए चुनाव नियमित नियमित मतलब एक अंतराल रख दिया जाएगा 4 साल में, जैसे अमेरिका में 4 साल बाद में होते हैं, भारत में 5 साल बाद में चुनाव होते हैं। निश्चित अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। भारत में प्रत्येक 5 साल में आम चुनाव होते हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक 4 साल में आम चुनाव होते हैं भी। कई देशों में 5 साल पे, कईयों में 4 साल पे, भारत में 5, अमेरिका में 4 साल पे नियमित अंतराल पे चुनाव होते हैं भी। वरना अगर एक बार मान लो कि एक बार उन्होंने चुन लिए भी, ये प्रतिनिधि चुन लिए कौन-कौन से, ए, बी, सी। अब मान लो बी बढ़िया काम कर रहा है, ए आपका घटिया काम कर रहा है, सी आपका भी ठीक काम करा। अगली बार ऐसे तो अब तो ये एक अभी काम ही नहीं करेगा, ये कहता है मैं तो प्रतिनिधि बन गया, अब मुझे क्या फ़र्क पड़ता है अभी, मैं तो बना रहूँगा। ऐसा नहीं है, 5 साल बाद फिर क्या होंगे, दोबारा चुनाव होंगे, और जो आपका मान लो ए ने बढ़िया काम नहीं किया और बी ने आपका बढ़िया काम किया, तो बी के जो क्षेत्र के निवासी उनको ऐसा लगेगा कि ये बी ने बढ़िया काम किया, उसको दोबारा वोट डाल के जिता देंगे। यदि आपका ए ने बढ़िया नहीं किया तो इसको फिर से वो हरा देंगे। आगे बात समझ में। तो इसलिए चुनाव होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और एक निश्चित प्रतिनिधि लोकतंत्र में एक निश्चित अंतराल पर क्या होता है, चुनाव होता है। क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र में होगा? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में चुनाव की इतनी ज़्यादा आपकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो आपको जो आपके नियम बनाने हैं या फिर कोई भी फैसला करना है, तो कौन करता है? सीधे जनता करती है। अध्यक्ष के लिए वो चुनाव करवा सकते हैं अभी। ठीक है, लोकतंत्र की स्थापना कब-कब हुई भी? यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ देशों के नाम दिए, वर्ष आप याद कर लीजिए। अमेरिका में 1787 में, स्विट्ज़रलैंड में 1848 में, भारत में 1947 में, ठीक है? लोकतंत्र मतलब जनता का शासन भी। संविधान की बात नहीं हो रही, कई कहेंगे सर संविधान तो 1950 में लागू हुआ था, लेकिन हम बात करें जनता के शासन की भी। जर्मनी 1949 में, केन्या आपका 1964 में, और सबसे नया नेपाल 2008 में भी। ठीक है, अब क्या कर लिया, लोकतंत्र अपना लिया अभी। आप कहेंगे सर सही है, लोकतंत्र पता चल गया हमें। एक तो क्या होता है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है आपका प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब वो दोनों लोकतंत्र काम कैसे करेंगे भी, काम भी अलग-अलग प्रकार से कर सकते हैं भी। एक क्या होता है संसदीय लोकतंत्र भी, क्या होता है संसदीय लोकतंत्र भी। इस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका के सदस्य विधायिका का भी हिस्सा होते हैं, जैसे भारत में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्य भी होते हैं भी। संसदीय लोकतंत्र क्या होता है कि संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है कि सरकार में कार्यपालिका के सदस्य भी, ध्यान देखना भी, सरकार में कार्यपालिका के सदस्य, कार्यपालिका क्या होती है, जो कानूनों का पालन करवाती है भी, क्रियान्वयन करती है कानूनों का भी, के सदस्य विधायिका का भी हिस्सा होंगे भी, मतलब विधायिका वाले भी क्या होंगे, कार्यपालिका के सदस्य होंगे। आप कहेंगे सर दोनों एक ही हो गए भी, ठीक है। तो आपने कहा क्या, संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है कि विधायिका के सदस्य भी। अब आप सुन लीजिए भारत की एक बार बात, जो सारे प्रतिनिधि आते हैं ना भारत में चुन के भी, वे सारे सारे किसका हिस्से होते हैं, विधायिका के। किसका होता है, विधायिका। सबके विधायिका के सदस्य हो गए ये, मतलब ये सब मिलके क्या कानून बनाएंगे भी, ठीक है। और इनमें से कुछ किसका हिस्सा होते हैं, इनमें से कुछ हिस्सा होते हैं कार्यपालिका के, इनमें से ही कार्यपालिका को बना दिया जाता है। ठीक है, इनमें से क्या है, कार्यपालिका को बना दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका के सदस्य विधायिका का भी हिस्सा होते हैं। जो कार्यपालिका के होते हैं ना, वही क्या आपके विधायिका के होते हैं भी। इसको अलग नहीं निकालना था मुझे भी, एक मिनट रुकिए। इसको मुझे अलग नहीं करना था।
इस प्रकार से बनाना था मुझे भी ये आपका क्या हो गया विधायिका, और इसी के अंदर कुछ सदस्य को क्या बना दिया जाएगा, कार्यपालिका। आपको आगे बात समझ में, जैसे भारत का प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद संसद के सदस्य भी होते हैं, संसद मतलब विधायिका ही है भी, ठीक है। तो ये क्या आपके जो कार्यपालिका के सदस्य है ना, वो विधायिका के सदस्य ही बना दिए जाते हैं। एक तो ये हो गया अभी, मंत्री परिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है भी। अब देखो ध्यान से, तब तक कार्य करती है जब तक उसे विधायिका का विश्वास प्राप्त रहता है भी। देखो ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ अभी, सारी कहानी अभी बता देता हूँ, समझ लेना सारी बातें। पूरे भारत की बता देता हूँ एक बार, ये देखिए आपकी भी, ये भारत की संसद है, क्या आपकी संसद, ठीक है। तो इसमें एक आपकी राज्यसभा है, आरएस, आरएस यहाँ लिख देता हूँ भी, रॉयल स्टैग नहीं, राज्यसभा भी आरएस। और एक आपकी क्या है, लोकसभा है, क्या है आपकी, लोकसभा भी। पहले हम लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। क्या करते हैं पूरे देश में भी, पूरे देश में प्रतिनिधियों के लिए चुनाव होता 545, कितना, लगभग लगभग 545 मान लीजिए आप भी। एक किसी की मृत्यु हो जाए, किसी कुछ और हो जाए, चुनाव कैंसिल हुआ अलग है, 545 सदस्यों का चुनाव होता अलग अलग हिस्सों से पूरे देश से। आप कहेंगे ठीक है सर, यहाँ पे आपके आगे 545, 545 सदस्य ये, और राज्यसभा के सदस्य, और आपके क्या, राष्ट्रपति, मिलके क्या बनाते हैं, संसद, क्या बनाते हैं, संसद। और ये सारे विधायिका के सदस्य हैं, ये सारे क्या हैं, विधायिका के सदस्य हैं। आप कहेंगे सर विधायिका तो हमें समझ में आ गई भी, विधायिका क्या आ गई हमें समझ में आ गई, आपका लोकसभा के 545 सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के क्या सारे चुन के आए हैं, ये बात पता लग गई। अब क्या बनानी, सरकार, क्या बनानी है, सरकार बनानी है। सरकार का मतलब ये मान लीजिए कार्यपालिका ही आपको बनानी है, क्योंकि मेन जो शक्तियां होती है वो कार्यपालिका के पास होती है भी, ठीक है। कार्यपालिका मतलब मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री है आपका, शिक्षा मंत्री है। अब आप कहेंगे सर ये सारे के सारे 545 ये कहेंगे मैं बनना चाहता हूँ प्रधानमंत्री, मुझे बना दीजिए, मुझे शिक्षा मंत्री बना दीजिए, ये रक्षा मंत्री बना दीजिए, ऐसे तो हंगामा हो जाएगा। लेकिन ये क्या करते हैं, यहाँ पे राष्ट्रपति कहता है कि ग्रुप बना लो भी, अपने अपने क्या बना लो, ग्रुप बना लो। ग्रुप तो चुनाव के समय बन जाते हैं, बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, ग्रुप पहले से बने हुए। तो राष्ट्रपति कहता है, अब देखिए ध्यान से, किसको विधायिका का विश्वास प्राप्त होता है भी, लोकसभा में विश्वास प्राप्त रहता है भी। अब राष्ट्रपति कहता है, जो आपका लोकसभा का अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति, वो कहता है कि जिसको विश्वास प्राप्त है भी, विश्वास प्राप्त मतलब जिसकी साइड, बहुमत बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, बहुमत मतलब आधे से ज्यादा मेंबर होने चाहिए भी जिसके पास। तो 545 में से कितना बनेगा आपका, लगभग लगभग 272 बनेगा, कितना बनेगा, 272। अब यहाँ पर वो राष्ट्रपति के पास जाता है कोई व्यक्ति कि मेरे साथ 272 प्रतिनिधि है भी, आधे से ज्यादा हो गए ना ये, ठीक है, लगभग लगभग आपका 544 हो गए भी, ठीक है। तो आप कहेंगे सर इतने मेंबर मेरे पास है और मुझे क्या बना दीजिए, प्रधानमंत्री बना दीजिए, कार्यपालिका का अध्यक्ष। अब की बार क्या हुआ मैं बता देता हूँ, जो नरेंद्र मोदी था भी, नरेंद्र मोदी था नहीं है भी प्रधानमंत्री, तो उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया, उनकी साइड कितने आ गए, 302 सदस्य आ गए, कितने आ गए सर, 302 आ गए भी। अब ये जाके जाएगा कि मेरे पास क्या है, 302 सदस्यों का समर्थन है, वो चाहते हैं कि मैं कार्यपालिका का अध्यक्ष बनूं, मैं सरकार बनाऊं, तो आप मुझे सरकार बनाने की परमिशन दे दीजिए। और राष्ट्रपति उन्हें क्या करता है, सरकार बनाने की परमिशन दे देता है अभी, ठीक है। और वो फिर कहता है कि आप क्या कर दीजिए, अब उस अपना संसद में जाके सभी को दिखा दीजिए, बहुमत साबित कर दीजिए, वो हम डायरेक्ट करेंगे भी, ठीक है। तो 1 मिनट का टाइम मुझे बता दीजिए भी। ठीक है, चीजें क्लियर। तो राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है, और फिर कहता है कि जब आपकी संसद की सभाएं होंगी उसमें दिखा देना कि 302 आपके पास ही है, आप प्रधानमंत्री बन जाओगे। अब वो प्रधानमंत्री क्या करेगा, इसमें से चुनेगा भी,
ये विधायिका ना आपकी पारी, विधायिका में से चुनेगा कि ये आपका शिक्षा मंत्री होगा, ये रक्षा मंत्री होगा, ये आपका ये होगा, वो सा क्या बन जाएगी? कार्यपालिका। क्या बन जाएगी? कार्यपालिका। अब बता दीजिए कि कार्यपालिका के सदस्य, जो कार्यपालिका के सदस्य बने हैं, क्या वो विधायिका के सदस्य नहीं थे? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हैं भी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आपको समझ में आ गया। अब जो मंत्री परिषद जो बनी है ना, ये जो कार्यपालिका लगा लीजिए या फिर मंत्री परिषद बना लगा लीजिए, ये जो बनी है ये किसके प्रति? हमारी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है भी। ये जो काम करेंगे ना, ये इनको जवाब देना होता है कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या कर रहे हैं, सारे काम इनसे पूछे जाते हैं, सवाल पूछते हैं आपके विधायिका वाले इससे भी। ठीक है, और तब तक कार्य करती है जो आपकी विधायिका मंत्री परिषद है ना, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, मतलब इसको इनको जवाब देना होता है। और तब तक कार्य करती है जब तक उसे विधायिका का विश्वास प्राप्त रहता है, मतलब जब तक आधे से ज्यादा मेंबर इनके तरफ रहेंगे ना, तब तक ये कार्य करती रहेगी भी। जिस टाइम आधे मेंबर नहीं रहे, उस टाइम कहते हैं कि आपको काम करने का अधिकार नहीं, आप अपना इस्तीफा दे दीजिए, इस पद को छोड़ दीजिए। भारत में जब तक मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास प्राप्त रहता है, तब तक वह कार्य करती है। इस प्रकार की सरकार में जनता केवल विधायिका के सदस्यों का ही निर्वाचन करती, न कि कार्यपालिका का। विधायिका के कुछ चयनित सदस्य ही मंत्री बनते भी। तो यहाँ जो कार्यपालिका का चुनाव था वो किसने किया? कि रक्षा मंत्री कौन होगा? वो किया आपके किसने? नरेंद्र मोदी ने भी। मतलब विधायिका ने ही किया भी। किसने किया? विधायिका ने ही किया। तो जनता ने किसका चुनाव किया? जनता ने सिर्फ प्रतिनिधियों का चुनाव किया भी। विधायिका का चुनाव किया, कार्यपालिका का चुनाव जनता ने नहीं किया भी। हाँ, जनता ने ये बता दिया कि ये ही बन सकते हैं आपके भी। चीजें क्लियर? तो जनता किसका चुनाव करती है? सिर्फ विधायिका का। थोड़ा सा और डीप में आ जाइए। ठीक है, कार्यपालिका का चुनाव जनता नहीं करती। ये बात आपको समझ में आ गई भी। और विधायिका के कुछ चयनित सदस्य ही मंत्री बनते, मतलब वो कार्यपालिका के सदस्य बनते भी। अब अध्यक्षीय शासन प्रणाली भी, इस प्रकार की शासन प्रणाली में न्यायपालिका बल्कि कार्यपालिका भी विधायिका से स्वतंत्र कार्य करती है भी। अब जो भारत की समझ लीजिए भी, भारत में क्या होता है? भारत में देखो, सबसे पहले विधायिका भी, आप कहेंगे सर विधायिका कानूनों का निर्माण करती है और जनता इनको चुन लेती है। और विधायिका से अंदर से निकल के विधायिका के कुछ सदस्य क्या बनते हैं? वो बनेंगे आपके कार्यपालिका के सदस्य, मतलब मंत्री वगैरह बनेंगे भी। ठीक है, और न्यायपालिका, और तीसरी कौन से कार्य थे आपको? न्यायपालिका। न्यायपालिका तो अलग ही होती है भी। न्यायपालिका तो अलग ही होती है, इनका कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में संबंध है ना, विधायिका और कार्यपालिका में। इन दोनों के सदस्य एक होते हैं। यदि विधायिका चाहे ना तो कार्यपालिका को हटा भी सकती है और इसको जवाबदेह भी होना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जब तक अगर इसमें आधे से ज्यादा इसकी तरफ नहीं रहे ना, तो ये खत्म हो जाएंगे। खत्म मतलब इनको इस्तीफा देना पड़ेगा भी। लेकिन क्या होता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली में भी, इस प्रकार की शासन प्रणाली में न केवल न्यायपालिका बल्कि कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र कार्य करती है भी। प्रधानमंत्री किसने बनाया? विधायिका ने बनाया, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ आधे से ज्यादा सदस्य हो गए थे। यदि यहाँ पे सदस्य नाराज हो जाएं विधायिका वाले कि आधे से ज्यादा, तो क्या होगा? प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा भी, क्योंकि जब तक विधायिका खुश है तब तक प्रधानमंत्री आपका रहेगा भी। लेकिन कुछ में क्या होता है कि जो ये दोनों अलग अलग होती है भी, विधायिका का चुनाव भी अलग होता है और कार्यपालिका का भी चुनाव अलग होता है भी। ठीक है, तो क्या होगा? विधायिका से स्वतंत्र कर राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, इसलिए राष्ट्राध्यक्ष को अपना पद रखने के लिए विधायिका के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती। जो राष्ट्राध्यक्ष है ना, तो उसका चुनाव स्वतंत्र रूप से होता है भी। सीधे उसके लिए वोट डालते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा भी। ठीक है, तो वो वोट देते हैं भी। लेकिन हमारे यहाँ हमने मोदी को नहीं चुना, हमने मोदी के लिए वोट नहीं डाला, हमने तो हमारा प्रतिनिधि चुना था। तो आप सोचते कि आपने मोदी को वोट डाला है, तो यहाँ अगर विधायिका चाहती ना, अगर किसी और व्यक्ति के पास आधे से ज्यादा आपके प्रतिनिधि हो जाते, तो वो प्रधानमंत्री मिल जाता भी, बन जाता। ठीक है, क्योंकि प्रतिनिधि चुनाव करेंगे, प्रधानमंत्री कौन बनेगा भी। आगे बात समझ में। लेकिन जहां आपका डायरेक्ट होता है, जहां पे अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है, वहां पे क्या होता है? जो चुनाव डायरेक्ट वोट डाल दे जाते हैं भी, कि सीधा आपका मोदी है, राहुल गांधी, सीधे आपको एक को वोट डालिए भी। आपको आ रही बात समझ में?
तो वहां पे डायरेक्ट चुनाव होता। अब बताइए कि उसको किसने चुना है अभी? जो अध्यक्ष बनेगा डायरेक्ट वोट डालकर, उसको जनता ने चुना है। जो अगर जनता ने चुना तो ये विधायिका उसको हटा नहीं सकती भी। राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, इसलिए राष्ट्राध्यक्ष को अपना पद बनाए रखने के लिए विधायिका के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती। आप जाओ भाड़ में विधायिका भी, क्योंकि मुझे तो जनता से शक्ति प्राप्त हुई है, आप प्रतिनिधियों ने मुझे नहीं चुना है अभी। तो इसलिए इस प्रकार की क्या कहती है, आपकी अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहलाती है अभी। लोकतांत्रिक सरकार के विभिन्न स्वरूपों की संरचनाएं अलग अलग होती हैं। आप अगले पृष्ठ की तालिका 9 पॉइंट में मूलभूत अंतरों को समझ सकते हैं भी। कुछ मूलभूत अंतर समझ लीजिए भी। कार्यपालिका क्या है? जो कानून को लागू करने के लिए उत्तरदायी होती है। जो कानून बनाया, आपको बता दिया कि कानूनों को कार्यान्वयन करने के लिए, लागू करने के लिए उत्तरदायी होती है। इसके चुनाव की प्रक्रिया विभिन्न देशों में अलग अलग होती है भी। कुछ में जो विधायिका के सदस्य ही बनते हैं, कुछ अलग प्रकार से बनते हैं। यहाँ पे देखिए भी, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद भी कार्यपालिका, विधायिका में ये चीज आ जाएंगी, और न्यायपालिका में ये अलग होती है भी। शक्तियों का अलग, इसे अलग होती है। यहाँ पे ये दोनों संबंधित है इससे भी। जो आपकी संसदीय प्रणाली ना, ये भारत वाली प्रणाली है भी, ठीक है। और कईयों में क्या होता है कि कार्यपालिका राष्ट्राध्यक्ष होता है अभी, ठीक है। और ये आपके उच्च सदन और निम्न सदन होते हैं, जहां पे जनता जो चुन के आती है ना, प्रतिनिधि चुन के आते हैं। कुछ ऐसी सभा भी होती है, जैसे आपकी राज्यसभा में न, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव क्या है कि डायरेक्ट जनता नहीं करती भी। वो आपके चुने हुए प्रतिनिधि उनका चुनाव करते हैं। जो आपने प्रतिनिधि चुने हैं वही उनका चुनाव करते हैं। तो इसलिए आपको इसकी हर डिटेल में नहीं जाना। जब राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में अच्छे से देख लेंगे भी। आपको राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष जहाँ पे होगा, राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट क्या होता है, जनता के द्वारा होता है, ठीक है। इसलिए इसका विधायिका इसको नहीं हटा सकती। लेकिन जो आपकी प्रधानमंत्री और वो होती है ना, ये भी विधायिका भी इंपॉर्टेंट है। विधायिका क्या होती है? जो कानून बनाने के लिए उत्तरदायी होती है। इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे भारत में कहा जाता है संसद। विधायिका को भारत में क्या कहा जाता है? संसद। और अमेरिका में इसको कहा जाता है कांग्रेस। अधिकांश लोकतंत्र में दो सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। क्या होते हैं? उच्च सदन और निम्न सदन भी। अब यहाँ पे देख लीजिए भी, उच्च सदन और निम्न सदन अधिकांश जो आपकी देखो, आप कहेंगे सर क्या चीज समझ में नहीं आई। जो कानून बनाता है वो कौन कहलाता है? विधायिका भी। क्या कहलाता है? विधायिका, ठीक है। और विधायिका भारत में क्या बोलते हैं? संसद। अब क्या बोलते हैं? संसद। और अमेरिका में क्या बोलते हैं? कांग्रेस। क्या बोलते हैं? कांग्रेस पार्टी नहीं, ये संसद का ही नाम, अमेरिका की कांग्रेस। संसद को क्या बोलते हैं? कांग्रेस। अब संसद में क्या क्या आता है? संसद में आता है एक उच्च सदन और एक निम्न सदन भी। अधिकांश देशों में निचले सदन के सदस्यों को प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर चुना जाता है अभी। जो निचला सदन है उसके जो आपके सदस्य हैं उनको क्या है? चुनाव के द्वारा चुना जाता है अभी, ठीक है। प्रत्यक्ष चुनाव, जनता वोट डालती है और उसको चुनता है अभी। यह सामान्यतः उच्च सदन से अधिक शक्तिशाली होता है निम्न सदन, ठीक है। लेकिन ये शक्तिशाली आपका होता है उच्च सदन से भी, जिसे चुनाव या नामांकन द्वारा गठित किया जाता है। भारत में निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा कहलाती है। अब आपको ये दो तीन अंतर आपको ध्यान में रखने भी, यहाँ पे आपको करवा देता हूँ मैं। ध्यान देने वाली बात है। आपका कहते हैं सर उच्च सदन भी, उच्च सदन, और एक आपका निम्न भी। निम्न का क्या होगा? निर्वाचन। निर्वाचन होता है जनता के द्वारा वोट डाल के भी। और इनका क्या होता है? चुनाव। चुनाव मतलब चुनना, निर्वाचन मतलब वोट डाल के। दोनों शब्दों में अंतर कर लेना भी। निर्वाचन क्या होता है? वोट डाल के भी। और चुनाव मतलब सेलेक्ट करना भी। क्या है? सेलेक्ट करना। या फिर मनोनीत भी। क्या है? मनोनीत मतलब उसको लगा देना आपकी, आपसे राज्यसभा सदस्य होगी। और शक्तिशाली कौन सा होगा? जो निर्वाचन, जो जनता ने चुना हुआ आपका शक्तिशाली होगा, निम्न सदन भी। क्लियर है? दो दो बातें, ठीक है सर। ये बातें में समझ में आ गई भी। शक्तियों का पृथक्करण भी। सरकार के तीन अंग हैं, आपका विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका भी, ठीक है। जो स्वतंत्र रूप से कार्य करते, एक दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते भी। शक्तियों का पृथक्करण क्या कहलाता है कि आपके तीन अंग हो गए सरकार के, कार्यपालिका, विधायिका
और न्यायपालिका कि तीनों अंग क्या स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते। हस्तक्षेप कब करेंगे? जब वो क्या करें, आपके संविधान के बाहर जाकर काम करेंगे ना, तो ये क्या प्रत्येक एक अंग दूसरे अंग को अपनी सीमाएं याद दिला सकता है कि आप ये काम संविधान के अनुसार नहीं कर रहे भी। आगे भी बात समझ में आपको कोई डाउट नहीं? ये देखिए, सदस्यों के प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर चुना जाता है और यह सामान्यतः उच्च सदन से अधिक शक्तिशाली होता है, जिसे चुनाव या नामांकन द्वारा गठित किया जाता है। अभी जो आपका उच्च सदन है ना, तो उसको क्या है, आपका चुनाव या नामांकन के द्वारा उसको गठित किया जाता है अभी। नामांकन मतलब नाम देकर भी। इस अभ्यास से आपने स्वयं ही यह समझा होगा कि लोकतांत्रिक सरकारें विभिन्न स्वरूपों के गठन के कि उसको गठन किस प्रकार से होता है, स्वरूप, संरचना और कार्य करने की विधियां अलग-अलग होती हैं। इसके साथ ही सरकार के 3 अंगों के संबंध भी अलग-अलग होते हैं भी। ठीक है, एक मैसेज का जवाब दे देता हूँ मैं आपको। आपको बात समझ में आ गई भी? तो जो आपके जो सदस्य हैं ना चुनाव, सॉरी, एक बात पे ध्यान देना, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ। जो उच्च सदन के सदस्य हैं भी, जो निम्न सदन आपका अधिक शक्तिशाली होता है, जिसे चुनाव या नामांकन द्वारा गठित किया जाता है, इसमें कुछ सदस्यों का तो चुनाव होता है भी। चुनाव मतलब अब चुनाव में इसमें डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेती भी। ठीक है, तो अधिकांश तौर पर अब भारतीय में जो आपका निर्वाचन है ना, एक मिनट, निर्वाचन और चुनाव एक ही चीज पे हम यूज करने लगे, दोनों के लिए अलग अलग डिफरेंस आपको याद नहीं रखना। एक ही याद रखिए, चुनाव है निर्वाचन, दोनों को एक ही चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना आपको, जो आपके कुछ सदस्य आपके होते हैं ना राज्यसभा के, उनको या तो नामांकन भी प्रधानमंत्री जो सॉरी राष्ट्रपति क्या करता है, जो विशेष आपकी कला में, साहित्य में, विज्ञान में जो आपके देश के विशेष लोग हैं ना, तो उनको क्या नामांकन कर देता है, उसका नामांकन कर देते हैं कि आप क्या करिए, आप हमारे मनोनीत बोलते हैं उसको भी, तो आप क्या कर दीजिए, राज्यसभा में आप आ जाइए भी। तो मनोनीत होते 12 सदस्य, और बाकी सदस्यों का क्या होता है, आपका निर्वाचन होता है, चुनाव होता है। चुनाव में वोट कौन डालेंगे, आपको डायरेक्ट इसमें जनता नहीं डालती, आपके चुने हुए प्रतिनिधि वोट डालते जब राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता तब। आपको आ गई बात समझ में? हाँ सर, अब हमें बात समझ में आ गई अभी। और ये जो आपके निम्न सदन के ना, ये सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अब आ जाइए आगे भी। अब हमें क्या पढ़ना, अब हमें पढ़ना इतिहास की झलक भी, थोड़ा सा लेसन बाकी है, 5 या 10 मिनट में आपका हो जाएगा। गणराज्य क्या है कि सबसे पहले गणराज्य कहाँ स्टार्ट हुआ भी? गणराज्य एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है। निर्वाचित मतलब लोग उसे चुनते हैं भी। ठीक है, निर्वाचित मतलब कि जो आपका वोट डाल के जिसको चुना गया वो आपका निर्वाचित होता है। मनोनीत मतलब जिसको डायरेक्ट बनाया गया, उसके साथ वोट नहीं डाले जाते भाई। ठीक है, जिसके लिए चुनाव होता आप बोल सकते हैं भी, निर्वाचित होता है भी, और वह वंशानुगत राजा या रानी नहीं होता भी, वो वंश के अनुसार नहीं होता। राजा को क्या है, चुना जाएगा भी, वोट डालकर चुना जाएगा, तो उसको बोलते हैं निर्वाचित होना भी। जैसा कि आपने नव आरंभ नगर और साम्राज्य में पढ़ा था कि हमारे दो ऐसे महाजनपद थे जो आपके गणराज्य थे, वो कौन थे? मल्ल एवं वज्जीवी। कौन से थे? मल्ल एवं वज्जीवी। और वज्जी में भी एक कुल आपको बताया गया, यहाँ पे न्यू एनसीईआरटी में स्पेशल मेंशन करके भी आपसे कुल पूछ सकता, लिच्छवी कुल भी। कौन सा था? लिच्छवी कुल भी। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपका वहां पे वंश के आधार पे नहीं होता था, योग्यता के आधार पे राजा का चुनाव या शासक का चुनाव होता था। सबसे पुराने भी अगर महाजनपद पूछे, मल और वज्जी पुराने में भी, और यदि आपसे स्पेशल कुल ही पूछ लेना तो आपका लिच्छवी कुल आएगा भी। ठीक है, और सबसे पहले हमें जो सबूत मिला है वो हमें मिला चोल काल के उत्तर मेरूर शिलालेख में भी। ये आपको याद रखना है भी। जो आपका गणराज्य का जो हमें सबूत मिला है ना, तो वो कहाँ मिला है? आपका
चोल काल की 10वीं शताब्दी के उत्तर मेरु शिलालेखों में इसका उल्लेखनीय उद्यान मिलता है अभी। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित ये शिला ग्राम सभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हैं। आपसे पूछेगा कि किस अभिलेख में आपका ग्राम सभा के में के सदस्यों का चुनाव के बारे में जानकारी मिलती है, वो आपकी मिलती है आपका उत्तर मेरू अभिलेख में भी, जो चोल से संबंधित है भी। चीजें क्लियर यहाँ तक? ठीक है, इसमें सीलबंद मतपेटियों के चुनाव सदस्यों की योग्यताएं मतलब उसमें लिखी हुई हैं कि ये किस प्रकार से चुनाव होगा, योग्यताएं क्या होंगी, उनके कर्तव्य और हटाया उसको किस प्रकार से जाया जाता है। उसमें लिखा हो यदि कोई सदस्य भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया ना तो उसको हटाए जाएंगे भी। तो एक बच्चे का कमेंट आया कि सर चुनाव और वो बता दीजिए आपका निर्वाचन क्या होता है। निर्वाचन भी एक बार फिर से मैं आपको क्लियर करता हूँ, क्योंकि देखिए भी चुनाव आपका होता है किसी व्यक्ति को वोट डाल के भी। अब देखिए ध्यान से, चुनाव और निर्वाचन है ना, दोनों एक ही बात है भी, दोनों सेम टू। ये व्यक्ति अपने राजा का चुनाव करेंगे, ए को इन्होंने राजा चुन लिया वोट डाल के, तो ए का क्या हो गया, चुनाव हो गया। अभी क्या हो गया, चुनाव हो गया। या फिर हम बोलेंगे ए का निर्वाचन हो गया। ये क्या आपका निर्वाचित, क्या है आपका निर्वाचित। निर्वाचित बनाया है उस व्यक्ति के लिए जो आपका चुनाव के द्वारा सेलेक्ट हुआ है, उस व्यक्ति के लिए शब्द बना आपका निर्वाचित। इसको हम बोलेंगे निर्वाचित शासक है भी। क्या है ये, निर्वाचित। क्या है, निर्वाचित। आपको आगे बात समझ में, जिसको चुनाव के द्वारा चुनकर बनाया गया हो आपका क्या, इसको चुनावित तो हम बोलेंगे नहीं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, निर्वाचित। ठीक है, जो वोट डाल के बनाओ। अब जैसे मैं आपका एक स्टेट का बनाता हूँ एग्जांपल, कि ये आपका एक राज्य है भी, इस राज्य के दो आपके क्या कर दी, इससे कर दीजिए गए कि एक ए बना दिया और एक हिस्सा बी बना दिया। अब अभी वोट इसमें फिलहाल डाले नहीं गए, तो इसका जो मुख्यमंत्री बनाया उसको बना दिया गया श्याम को भी। किसको बना दिया गया, श्याम, कि जब तक इसमें वोट नहीं डलते ना तब तक तुम इसके मुख्यमंत्री बन जाओ। तब बता दीजिए क्या श्याम निर्वाचित है, आप कहेंगे सर वोट तो डाले नहीं गए। तो ये तो क्या हो गया आपका मनोनीत। क्या हो गया, मनोनीत। इसको सिर्फ क्या है, डायरेक्ट लगाया गया तो मनोनीत हो जाएगा। जब इसके वोट डाले गए, क्या डाले गए, वोट डाले गए, तो वोट ज्यादा मिले किसको, राम को भी। क्या मिले, राम को। तो राम इसका क्या हो गया, निर्वाचित मुख्यमंत्री हो गया। राम का क्या हो गया, निर्वाचन। अब आपको क्लियर? हाँ सर, अब हमें चीजें समझ में आ गई भी। विश्व के अन्य भागों में भी गणराज्य थे। 5वीं और 4वीं शताब्दी सामान्य शब्द पूर्व में रोम और ग्रीस में गणराज्य प्रणाली थी भी। आपकी कहा, रोम और ग्रीस में भी। ग्रीस के कुछ क्षेत्रों में केवल स्वतंत्र पुरुषों को मतदान का अधिकार दिया जाता था। महिला, श्रमिक और दासों को, जो गुलाम थे भी, उनको क्या है, यह अधिकार प्राप्त नहीं था भी। कुछ अन्य क्षेत्रों में केवल एक विशेषाधिकार प्राप्त छोटा वर्ग ही मतदान या निर्णय में भाग ले सकता था। मतलब कि उस टाइम वयस्क मताधिकार नहीं था भी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। जैसे आपका ग्रीस में बता दिया, ग्रीस में तो कुछ जो स्वतंत्र पुरुष थे वही उनको वोट डालने का अधिकार था। महिलाएं थे, जो आपके किसान थे, जो गरीब थे, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। और बाकी हिस्सों में भी देखें तो उनमें क्या था, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कुछ विशेष लोगों को ही वोट डालने का अधिकार था। ये पुराने समय की बात हो रही, 4वीं और 5वीं शताब्दी की, मतलब आज से लगभग लगभग 1500-1600 साल पहले भी। अन्य प्रकार की सरकार भी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अन्य प्रकार। सबसे पहले राजतंत्र भी क्या है, कि इनमें जो आपका सरकार है, वो जो शासन वो कौन करता है, एक व्यक्ति करता है, एक राजा करता है भी। कौन करता है, राजा करता है भी। जैसे साम्राज्यों का निर्माण में हमने पढ़ा था कि आपका गुप्त वंश आ गया, अशोक आ गया, बिंदुसार, बिंबिसारी राजा थे। तो इसमें राजतंत्र में क्या, जो शासन है वो राजा करता है, और जो आगे जो शासन करेगा उसका बेटा करता है। इसी प्रकार जो राजा का पद होता है वो वंशानुगत होता है। मुखिया कौन होता है सरकार का, वो राजा होता है, वो अपने अनुसार ही शासन करता है भी। ठीक है, विश्व के कुछ भागों में राजाओं के पास पूर्ण सत्ता होती थी। वे स्वयं कानून बनाते थे, उन्हें लागू करते थे। इसमें क्या है कि एक व्यक्ति के हाथ में शासन होता है, राजा, जो राजा के हाथ में क्या होता है, शासन होता है। सारी शक्तियां उसके पास होती है, जो आपका कानून बनाने की, कानून लागू करवाने की, ठीक है, न्याय देने की, 3 कार्य थे ना सरकार के, तीनों कार्य राजा के हाथ में होते हैं। कुछ मामले तो उन्हें यह तक दावा किया कि उन्हें ईश्वर से दिव्य शक्ति प्राप्त हो। कुछ राजाओं ने कहा कि वो तो ईश्वर हैं भी, ईश्वर से दिव्य शक्ति
प्राप्त है भी। लेकिन आपको इतना डिटेल में राजतंत्र क्या होता है, इसमें राजा का शासन होता है और जो तीनों शक्तियां, तीनों कार्य राजा के हाथ में होते हैं भी। चीजें क्लियर? हाँ सर। 3 कार्य कौन से? कानून बनाने की, कानून लागू करवाने की और दंड की सजा की भी। न्याय की शक्ति किसके हाथ में होती है? राजा की भी। हाँ, कुछ क्षेत्रों में कहा कि राजा की शक्ति न तो निरंकुश थी और न ही आलोचना से मुक्त। उन्हें यह अपेक्षा की जाती थी कि राज धर्म की सीमाओं में रहकर निर्णय ले भी। ठीक है, लेकिन राजाओं को ये कहा गया था कि राजाओं पे जो नैतिक जिम्मेवारी थी उस टाइम पे, वैसे तो कोई निरंकुश नहीं थे वे, उन पे अंकुश नहीं था, किसी के गुलाम नहीं थे, लेकिन फिर भी राजाओं के बारे में ये कहा गया, उनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती थी कि वो अपनी प्रजा का ध्यान रखेंगे, प्रजा के साथ अन्याय नहीं करेंगे भी। ठीक है, और ये सभी राजाओं पर लागू नहीं होती थी भी। ठीक है, यहाँ पे एक कथा दी गई है चंद्रपीठ राजा की। एक झोपड़ी आ गई थी बीच में भी, वो कुछ बनवा रहे थे, वहां एक झोपड़ी आ गई थी भी। ठीक है, तो उसकी तुलना राजा के महल से कर दी थी भी। उसने कहा तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा कि तुम्हारे महल के बदले क्या लोगे, वही चीज मुझे दे दो भी, क्योंकि जैसे आपका महल था ना, तो वैसे ही मेरी झोपड़ी है भी। कहानी अगर बताएंगे तो बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। ओ तो अगर आपको डिटेल से पढ़ना तो चैनल के प्लेलिस्ट पे लाइन टू लाइन आप पढ़ सकते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं मुख्य मुख्य पॉइंट भी। वर्तमान राजतंत्र भी। राजतंत्र वह शासन प्रणाली जिसमें राजा द्वारा शासन किया जाता है, या राजा रानी को साम्राज्य भी कहा जाता है, जो संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हैं। संप्रभु शक्ति भी, संप्रभु किसी भी उसको उस क्षेत्र को कहा जाएगा जो अपने निर्णय आजादी से ले सकता है, स्वतंत्रता से। उस पे किसी देश का अधिकार नहीं होता। कोई देश अपने आंतरिक मामलों में सर्वोच्च तथा बाहरी मामलों में स्वतंत्र है भी। तो आंतरिक निर्णय तो खुद से लेगा और बाहरी मामले भी क्या है, किसी और के दबाव में डिसीजन वो नहीं लेगा भी। वो क्या कहलाता है? संप्रभु भी। हमारा देश संप्रभु है भी। क्या है इसका अर्थ? है कि कोई देश अपने आंतरिक मामलों में सर्वोच्च भी, जो उसके आंतरिक मामले हैं उसमें सर्वोच्च है, मतलब वही देश फैसला लेगा अपने आंतरिक मामलों में। वो जैसा चाहेगा वो अपने अंदर के डिसीजन ऐसे ले सकता है। और बाहरी मामलों में स्वतंत्र है, और बाहरी किसी देश से संबंधित निर्णय ले सकता ना, तो उसमें भी किसी का वो दबाव नहीं मानेगा भी। मतलब पूर्ण स्वतंत्र राज्य इसको कहा जाता है, संप्रभु राज्य भी। तो राजतंत्र वह है आपकी शासन प्रणाली जिसमें राजा द्वारा शासन किया जाता है। राजा या रानी को सम्राट या साम्राज्य भी कहा जाता है, जो संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हैं। मतलब वो अपने डिसीजन लेते हैं, किसी के दबाव में नहीं आते। आंतरिक डिसीजन वो उनका खुद का ही होता है भी, सर्वश्रेष्ठ डिसीजन भी। राजतंत्र प्रणाली सामान्यतः वंशानुगत होती है, जिसमें राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही भावी राजा होता है। वर्तमान में 2 प्रकार के राजतंत्र है भी। राजतंत्र में क्या होता है? राजा ही सर्वे सर्वा होता है भी। ठीक है, और वो क्या, राजा ही फैसले ले लेता है। ठीक है, तो अब 2 प्रकार के राजतंत्र में देखने को मिलते हैं। एक तो निरंकुश भी, जिसमें क्या है कि जिसमें राजा को कानून बनाने की, लागू करने की, उनके उल्लंघन में हर न्यायिक प्रक्रिया भी राजा के हाथ। मतलब कहने का मतलब ये है, निरंकुश राजतंत्र वो होता है जिसमें तीनों शक्तियां भी, विधायी शक्तियां, कार्यपालिका की शक्तियां और न्यायिक शक्तियां भी राजा के हाथ में होती है। राजा ही क्या करेगा? नियम बनाएगा, राजा ही क्या उनका पालन करवाएगा, और राजा ही दंड देगा अगर किसी को पालन नहीं किया तो। मतलब राजा पे किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता भी। ये आपका होता है किसमें? सऊदी अरब में भी। कहाँ? सऊदी अरब में भी। लेकिन फिर भी क्या है, वो अपनी नियुक्ति के लिए क्या है, एक सलाहकार परिषद नियुक्त करता है अपने सहायता के लिए भी, डिसीजन लेने उसको। लेकिन जरूरी नहीं कि उसकी मानने का सलाह भी, उसको कह देगा कोई चक्कर नहीं तुम्हारा, चलो भी। तो वो क्या आपका निरंकुश राजतंत्र भी, प्योर राजतंत्र भी। ठीक है, क्या बोला गया इसको? निरंकुश राजतंत्र। मतलब राजा पे किसी प्रकार का अंकुश नहीं है, किसी प्रकार का दबाव नहीं है, वो अपनी मनमर्जी करता है भी। उसके बाद है संवैधानिक राजतंत्र। ये एक अलग प्रकार का आप कहेंगे सर संवैधानिक भी और राजतंत्र भी है। इसमें क्या है कि संवैधानिक राजतंत्र में आपका नाम मात्र का राजा होता है भी। ठीक है, लेकिन जो वास्तविक शक्तियां वो किसके हाथ में होती है? कार्यपालिका के हाथ में होती है भी। यूनाइटेड किंगडम है या फिर आपका ब्रिटेन, यहाँ राष्ट्राध्यक्ष या राजा या रानी होते हैं, परंतु उनके पास केवल औपचारिक शक्ति होती है भी। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। कानून निर्माण की शक्ति संसद के पास होती है, और कार्यपालिका की शक्ति परिषद के माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा ही प्रयोग की जाती है। जो कार्यपालिका की शक्ति ना, वो मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा ही प्रयोग की जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री ही कार्यपालिका का मुखिया होता है। मतलब इसमें राजा
नाम का होता है। बाकी सारी चीज़ें लोकतंत्र वाली होती है भी। वही आपका विधायिका होता है, वही आपका कार्यपालिका होता है, वही आपका न्यायपालिका होता है। बस राजा क्या होता है, नाम का आपका होता है भी, उसके पास शक्तियाँ नहीं होती भी। सेम वही कि सभी कानून जनता द्वारा संसद में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्मित किए जाते हैं। कार्यकारी शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद द्वारा मंत्री प्रधानमंत्री नेतृत्व में किया जाता है। भले ही ब्रिटेन में राजतंत्र के प्रतीक के रूप में आज भी राजा होता है, किंतु वास्तव में ब्रिटेन एक संसदीय लोकतंत्र है भी, हमारे जैसा भी। इस प्रकार के लोकतंत्र को संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है कि नाम मात्र का राजा है भी। वो आपका क्या है, संवैधानिक राजतंत्र भी। और प्योर जो लोकतंत्र है वो कहाँ पर आपका, राजतंत्र सऊदी अरब में भी, जहां राजा ने जो कह दिया वो कह दिया भी। फिर धर्मतंत्र भी। धर्मतंत्र का मतलब है कि वह प्रणाली जिसमें धर्म के अनुसार शासन होता भी, धार्मिक नियमों और आपका धार्मिक नेताओं के निर्देशों पर होता हो भी। तो इसका जो उदाहरण है वो आपका है इस्लामिक ईरान गणराज्य भी। एक विशिष्ट लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रमुख उदाहरण है जिसमें धर्मतंत्र और लोकतांत्रिक शासन दोनों ही प्रणालियों का समन्वय। इसमें क्या है आपका, धर्म के आधार पे, धर्म के जो नियम आपके बना रखे, धर्म के अनुसार शासन करने के नियम बना रहे उसके आधार पे, और लोकतंत्र दोनों शामिल है इसमें भी आपका। किसमें, इस्लामिक ईरान गणराज्य भी। वहां का संविधान इस्लाम के मूलभूत नियमों पर आधारित जो देश का आधिकारिक धर्म है भी। तो अब दोनों में बैलेंस कैसा हो गया अभी, उन्होंने संविधान तो बना लिया, लेकिन जो संविधान में जो नियम लिखे हैं ना वो धर्म के अनुसार ही लिखे हैं भी। ये देखो भी, वहां का संविधान है इस्लाम के मूलभूत नियमों पर आधारित है जो देश का आधिकारिक धर्म है भी। वहां का सर्वोच्च नेता विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों पर सर्वोच्च अधिकार होता है। देखो सर्वोच्च नेता हो गया ना, वो किस पे हो गया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों पर अधिकार रखता है, मतलब राजा हो गया वो। लेकिन जो काम हो रहे हैं वो किसके अनुसार हो रहे हैं, विधायिका भी है वहां पे, कार्यपालिका भी है और न्यायपालिका, तीनों ये भी होगी। अरे सर ये तो राजा भी हो गया, तीनों पे उसका अधिकार भी हो गया, मतलब हाँ लोकतंत्र भी है और आपका राजतंत्र भी, दोनों का मिश्रण है भी। इस पद की नियुक्ति इस्लामी धर्मगुरुओं के एक समूह द्वारा की जाती है और उसका कार्यकाल जीवन पर्यंत होता है भी। तो उसने कहा कि जो आपका सर्वोच्च नेता होता है ना, तो उसकी जो नियुक्ति है इस्लामी जो धर्मगुरु होते हैं वो करते हैं भी। लेकिन जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, इनका चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होता है। तो दोनों के मिक्स है भी। और जो ये है ना आपका नेता, जो सर्वोच्च नेता बना दिया, ये जीवन पर्यंत रहता है, एक बार इसका चुनाव कर दिया तो कर दिया धर्मपुत्रों ने भी। जैसे अभी आपका खान में ही था ना, उसकी मृत्यु होगी, उसके बाद उसके बेटे को वो सर्वोच्च नेता बना दिया गया ईरान में भी। साथ ही एक निर्वाचित राष्ट्रपति और संसद भी होती है जो दैनिक प्रशासनिक कार्यों का संचालन करती है। इसमें क्या है, राष्ट्रपति भी होता है जिसका निर्वाचन होता है भी। निर्वाचन मतलब जनता उसको चुनती है, राष्ट्रपति को भी। संसद भी होती है जो दैनिक प्रशासनिक कार्यों का संचालन करती है। इस गणराज्य का उद्देश्य इस्लामी नियम पर आधारित समाज की स्थापना करना है भी। चीजें क्लियर, दोनों है इसमें भी आपका। अब अधिनायक तंत्र भी, ये आपको समझ में आ गया ना। धर्मतंत्र, धर्मतंत्र आपका है धर्म के अनुसार शासन करना, धर्मतंत्र कहलाता है। अब आपका अधिनायक तंत्र भी, अधिनायक तंत्र आपसे नया जुड़ा है न्यू एनसीईआरटी में, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। अधिनायक तंत्र एक ऐसी शासन पद्धति जिसमें एक व्यक्ति या छोटा समूह संपूर्ण सत्ता पर नियंत्रण रखता है भी। एक व्यक्ति या एक समूह भी, एक ग्रुप है भी। इस प्रकार के शासन व्यवस्था में संविधान या कानून के द्वारा शासक के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता। संविधान में भी, अधिनायक तंत्र में संविधान तो बना होता है, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा होता कि शासक के ऊपर क्या नियंत्रण है। कोई नियंत्रण नहीं होता शासक के ऊपर भी संविधान के अनुसार। 20वीं शताब्दी में ऐसे तानाशाह के उदाहरण देखने को मिले जिन्होंने लोगों को अत्यंत कठिन परिस्थिति उत्पन्न की। यहाँ हम उनमें से उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले आपका हिटलर का भी 1933 में भी। तो उसको, हिटलर को क्या किया गया था, जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया। चांसलर मतलब जो आपका उसका हेड है वो नियुक्त कर दिया गया अभी। तो उसने तुरंत बाद उसने ऐसे ही कानून बनाए जिसमें उन्होंने निरंकुश शक्ति प्रदान की। तो जैसे ही वो चांसलर बन गया ना, तो सबसे पहले देखा कि मेरे ऊपर क्या क्या प्रतिबंध है संविधान ने जो लगाए हैं भी। संविधान मतलब वो नियम जिसके अनुसार देश चलेगा। तो उसने क्या किया, सबसे पहले यही किया कि जो नियम उसके ऊपर थे वो सारे नियम हटा दिए गए भी। उसने निरंकुश शक्ति प्राप्त कर ली, मतलब संविधान में ये लिखवा दिया कि इस प्रकार से ये जो चांसलर उसके ये कोई भी निर्णय ले सकता है, किसी को भी मार सकता है, इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। निरंकुश शक्तियां इसने प्रदान कर ली भी और विपक्ष को समाप्त कर दिया। अब एक तानाशाह बन चुका था और उसने
नस्लीय श्रेष्ठता पर विश्वास करते हुए उसने माना कि जर्मनी को दुनिया पर शासन करना चाहिए और हीन नस्लों पर अपनी श्रेष्ठता और कम से कम 60 लाख यहूदियों की हत्या के लिए उत्तरदायी था भी। तो उसने 60 लाख यहूदी मरवा दिए भी। उन्होंने कहा जो हमारी जो नस्ल है ना वही सबसे बेस्ट है भी। और उसने बाकी नस्लों को क्या कहता था वो कि ये आपकी इस धरती पर रहने लायक नहीं है। उसने 60 लाख यहूदी मरवा दिए भी, जो आपके विश्व युद्ध का भी कारण बना। और उस घटना को होलोकॉस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होलोकॉस्ट कहा जाता है भी। कौन सी घटना को? जिसने अपनी नस्ल की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मरवा दिया था कि यहूदी किसी काम के नहीं है, इनको मार दो भी। इसके साथ ही हजारों रोमा व अन्य समूह के लोगों की भी हत्या की गई थी भी। और वास्तव में यही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना था भी। उसके बाद ये है भी एक आपका ईदी अमीन भी। क्या है ईदी अमीन भी? ईदी अमीन युगांडा में है भी। तानाशाह था, वह हजारों लोगों की नेशंस हत्या करने के लिए उत्तरदायी था। अनेक भारतीय जिनके पूर्वज कुछ पीढ़ियों पहले युगांडा आए थे, उन्हें देश छोड़ने के लिए बाध्य किया था इसने भी। ये इसका व्यंग चित्र है। व्यंग चित्र वो होता है जिसमें हम किसी की आकृति, शरीर का आकार बदल के बना देते, वो आपका व्यंग चित्र कहलाता है भी। ईदी अमीन का व्यंग चित्र भी। अब ये सेन की कहानी, आप ये उत्तर कोरिया वाली कहानी दे रखी है भी। अब आपका अल्पतंत्र भी। ओलिगार्की ग्रीक मूल का शब्द है। ओलिगोस का अर्थ है कुछ और आर्को का अर्थ है कि शासन करना भी। ओलिगार्की भी। तो ओलिगोस का अर्थ क्या है आपका? कुछ। और गार्की का अर्थ है आपका शासन करना भी। और आर्को का अर्थ है आपका शासन करना। ये दोनों पढ़ो। ओलिगास का अर्थ क्या? कुछ। ये क्या हो गया आपका? कुछ। ठीक है। और इन दोनों को मिलाने के क्या आर्को का अर्थ क्या बन जाएगा? शासन करना। इस प्रकार एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें कुछ शक्तिशाली लोग या परिवार शासन करते हैं, सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। कुछ शक्तिशाली जो लोग होते हैं ना, वही क्या करते हैं? शासन करते हैं और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं भी। प्राचीन ग्रीस में कुछ स्थानों पर कुलीन परिवारों द्वारा शासन किया जाता था, जो ओलिगार्की के उदाहरण माने जाते हैं भी। कुछ राजनीतिक टिप्पणीकारों के अनुसार आधुनिक समय में कुछ लोकतंत्रों में देखा गया है कि कुछ शक्तिशाली राजनेता और कुछ व्यापारिक घराने शासन पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। ये कहता है कि जो अमीर लोग हैं ना, जब वो गरीब लोगों पर शासन करते हैं ना, तो इसको हम ओलिगार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलिगार्की शासन व्यवस्था बोलते हैं भी। ठीक है। और इसमें क्या होता है आपका? अमीर लोग, जो शक्तिशाली लोग हैं, वो कमजोर लोगों पर शासन करते हैं। और हमने ये चीज कई लोकतंत्रों में देखी है कि कुछ जो अधिक अमीर लोग होते हैं ना, तो वो आपके चुने हुए प्रतिनिधि जो आपने सरकार चुन के बनाए उसको प्रभाव डाल देते हैं भी। ठीक है। उस पर भी दबाव अपना बना लेते, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ये भी। क्लियर चीज आपको? हाँ सर, हमें चीज ये समझ में आ गई भी। ओलिगार्की आसान है जब आपका क्या है कि शक्तिशाली लोग या परिवार शासन करते हैं भी। वो अपने से नीचे वाले लोगों पे क्या शासन करने वाले हैं, क्योंकि बराबर वाले पे करेगा तो वो तो उसका मुंह तोड़ देगा भी। तो क्या शक्तिशाली लोग आपके गरीब लोगों पर या उससे कम शक्तिशाली लोगों पर शासन करते हैं भी। लोकतंत्र क्यों महत्वपूर्ण है? भी विभिन्न प्रकार की सरकारें में बताती है कि लोकतंत्र ही ऐसे देशों में शासन व्यवस्था का एकमात्र तरीका नहीं है। तो इसने कहा कि अलग अलग प्रकार से हम शासन कर सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र ही एकमात्र तरीका नहीं है। और फिर पूछा गया है कि लोकतंत्र ही बेस्ट क्यों है भी। अब आपसे पूछा गया है। अधिकतर देशों में लोकतंत्र को अन्य प्रकार की शासन व्यवस्था की तुलना में अधिक उपयुक्त माना जाता है अभी। आइए इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए शासन प्रणाली विभिन्न स्वरूपों लेने के प्रस्ताव पर विचार करें कि लोकतंत्र को सबसे बढ़िया क्यों माना गया है अभी। अब आपको ये टेबल पूरी करनी है अभी कि ये आपका लोकतंत्र, इसमें नागरिकों की समानता है या नहीं, अधिकतंत्र में है या नहीं। जैसे आपका कहा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी लोकतंत्र में मिलता है, हाँ मिलता है। अधिनायक तंत्र में नहीं, निरंकुश राजतंत्र नहीं, अल्पतंत्र में भी नहीं मिलता भी। फिर हम बात करते हैं नागरिकों के मध्य समानता, सिर्फ लोकतंत्र में मिलती है भी। इसमें मिलती है, इसमें हाँ आपका हो जाएगा अभी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपकी, हाँ, बाकियों में आपको नहीं मिलेगी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी। शक्तियों का पृथक्करण, इसमें भी हाँ। सभी नागरिकों का कल्याण समृद्धि, इसमें भी आपका हाँ, बाकी सब में, क्योंकि लोकतंत्र में हमें ये सब चीज प्राप्त होती है भी। और बाकी जो आपके शासन की पद्धति है ना, जैसे आपका अधिनायक तंत्र, निरंकुश राजतंत्र है, उसमें हम ये सब चीजें
नहीं मिलेगी भी। न तो आपको वोट डालने का अधिकार मिलेगा, न आपको नागरिकों के मध्य समानता मिलेगी, आपको समानता का अधिकार मिलेगा, न ही आपका व्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी, न ही आपका शक्तियों का पृथक्करण आपका होगा। सभी चीज़ें एक व्यक्ति के हाथ में होगी, ठीक है? और आपकी सभी नागरिकों का कल्याण और समृद्धि नहीं हो पाएगी। तो इसलिए क्या है, लोकतंत्र में ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती है, इसलिए लोकतंत्र सबसे बेस्ट है। और आप खुशनसीब हो कि आपके देश में लोकतंत्र है भी। ठीक है। तो आपने पूर्व में अलग-अलग शासन व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ा और यह भी जाना कि एक देश की शासन व्यवस्था उसके नागरिकों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है भी। ठीक है, पिछली तालिका हमने देखा कि नागरिकों की पसंद और अधिकारों का प्रतिनिधित्व विभिन्न शासन व्यवस्थाओं में अलग-अलग होता है। नागरिकों की पसंद, अगर आपका अधिनायक तंत्र है, राजतंत्र है, तो वहाँ आपको बोलने का भी अधिकार नहीं मिलेगा अभी, पहनने का भी अधिकार भी नहीं मिलेगा। एक बार नॉर्थ कोरिया के यूट्यूब पर सर्च कर लेना कि नॉर्थ कोरिया का जो किम जोंग है, वो किस प्रकार से शासन करता है, आपको पता लग जाएगा कि आप बड़े खुशनसीब है कि आप लोकतंत्र में पैदा हुए हैं अभी। ठीक है, लोकतंत्र में लोग अपना जीवन ढंग से, अपने मन से, अपने ढंग से जी सकते हैं भी। वे क्या बोलना चाहते हैं, क्या पहनना चाहते हैं, किस प्रकार को मानना चाहते हैं और अपनी अभिव्यक्ति कैसे करना चाहते हैं, यह सब निर्धारित करने की स्वतंत्रता उन्हें होती है भी। आपको बोलने की, पहनने की, सब स्वतंत्रता आपको लोकतंत्र में मिलती है भी। जब किसी अन्य किसी अधिकार को क्षति न पहुँचाए, लेकिन आपको इतनी ही आज़ादी कि आपको किसी दूसरे का अधिकार नहीं अधिकार को नुकसान नहीं पहुँचाना, ये नहीं कि आपको बोलने की आज़ादी, किसी और को गाली देने लग जाएँ भी। आपको कहीं पे जाने की आज़ादी, ये नहीं कि आप किसी के घर में घुस जाएँगे भी, ठीक है? आपको ये बात है भी। लोकतांत्रिक सरकार में लोग अपनी सरकार का चुनाव करते हैं। सरकार का यह उत्तरदायी होता है कि अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे, उसकी मूलभूत आवश्यकताओं को सुनिश्चित करे। ये तो हमने पढ़ लिया। यदि सरकार अपने दायित्वों का सही से निर्वहन नहीं करती, तो लोग क्या करते हैं, अगले चुनाव में उनको बदल देते हैं भी। इस सरकार की कार्यप्रणाली निरंतर निगरानी बनी रहती है। इससे क्या होता है, सरकार की कार्यप्रणाली पे जो कार्य कर रही है ना, उस पे लगातार निगरानी बनी रहती है, क्योंकि आगे फिर चुनाव आएँगे, फिर हम देखेंगे कि अगर आप सही से काम नहीं करोगे, तो अगली बार हम आपको बदल देंगे। हमारा देश भी एक लोकतंत्र हो, आप हमारे दैनिक जीवन में लोकतंत्र की अनेक विशेषताओं को देख सकते हैं। इसलिए आश्चर्य नहीं कि आज विश्व के आधे से अधिक देशों में लोकतंत्र या लोकतांत्रिक शासन को अपना, बहुत ज़्यादा देशों में भी। लेकिन कुछ ऐसी दिक्कतें भी लोकतंत्र में आती हैं, जो हमें परेशान करती है। वो आपका क्या है, विषमता है, आर्थिक विषमता हो गई आपकी, भ्रष्टाचार हो गया, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कुछ लोगों का कब्जा हो गया। ठीक है, उन्होंने, जैसे चुनाव आयोग है, इनको अपने अनुसार काम करने के लिए बाध्य कर रहे हैं लोग, जो चुनाव करा उसको ही भी। भ्रष्टाचार आपका हो गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कम कर रहे हैं, सूचना के माध्यम का दुरुपयोग कर रहे हैं, शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये लोकतंत्र में क्या है, आपकी कुछ बाधाएँ हैं भी। हम एक व्यक्ति और समाज के रूप में सजग रहकर इन समस्या और बाधाओं को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये आप बताइए कि किस प्रकार से हम लोकतंत्र को मजबूत बना सकते हैं? तो मेरे हिसाब से मैंने मोटा-मोटा आपको 1 घंटा 40 मिनट की क्लास दी है और लगभग सारी बातें समझाने की कोशिश की है। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे हम अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।